हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन ऑफ योर बिजनेस मैथमेटिक्स, जहां पर हम लोग आपका रेशियो चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ओके। रेशियो वाला चैप्टर हमारा बेसिक्स का लेक्चर, बेसिक्स चैप्टर था। चैप्टर नंबर 1 था हमारा, बेसिकली चैप्टर नंबर 1 तो बेसिक्स था। चैप्टर नंबर 2 था रेशियो, पर अगर सिलेबस वाइज जाए तो चैप्टर 1 था रेशियो। अब नेक्स्ट जो चैप्टर हम करने वाले हैं वो है प्रपोर्शन। रेशियो का भाई बोल सकते हो आप, उससे मिलता जुलता है, बस थोड़ी सी चीजें यहाँ पर चेंज होगी। थोड़े से पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज जो प्रपोर्शन चैप्टर के अंदर है वो हमको पढ़ने हैं, और उसके बाद फिर से हम इस पे क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ज्यादा हाई ऑन कॉन्सेप्ट ये चैप्टर नहीं है। ठीक है, रेशियो जिन्होंने पढ़ लिया है उनके लिए सिमिलर सिमिलर सा ये चैप्टर है प्रपोर्शन। ठीक है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को भी हम वाइंड अप यहां पर कर दे। सारे क्वेश्चंस करने के बाद देखो, इफ द रेशियोज आर इक्वल देन वी से दैट द टू रेशियोज आर इन प्रपोर्शन। क्या कहा गया प्रपोर्शन की डेफिनेशन? कि आपने रेशियो चैप्टर में पढ़ा, व्हाट डू यू मीन बाय रेशियो। आपने रेशियो चैप्टर में पढ़ा ना, व्हाट डू यू मीन बाय रेशियो। तो बोल रहा है कि अगर आप दो अलग अलग रेशियोज को लोगे और अगर वो दोनों रेशियोज आपस में इक्वल है, यानी बीच में अगर आप a बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी, मान लो दो रेशियो है अलग अलग, मान लो दो अलग अलग रेशियो है ए बी सी और डी। अगर आप इन दोनों रेशियो के बीच में इक्वल्स टू का साइन लगा पाते हो, यानी सिंपल शब्दों में अगर ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये दो रेशियो आर बेसिकली प्रपोर्शन। मतलब ये दो रेशियोज को मिलके जो गठबंधन बना उसको हम प्रपोर्शन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रपोर्शन बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो मैंने लिखा बच्चों, यहां पर देखो जो मैंने लिखा a बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी। मैंने क्या बोला? क्या ये दोनों रेशियो इक्वल है? हाँ, मैं बोल रहा हूं ना इक्वल है। ठीक है, क्या ये दोनों रेशियो इक्वल है? हाँ इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी एंड डी आर इन प्रपोर्शन। क्या बोल सकते हैं? ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी आर इन प्रपोर्शन, ये हम बोल सकते हैं। अगर दो रेशियोज आपस में क्या है? इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो दो रेशियोज है ये प्रपोर्शन में है। ठीक है, ए बी सी डी प्रपोर्शन में। तो प्रपोर्शन का सिंपल मतलब यही होता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स द फोर क्वांटिटीज ए बी सी डी आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन अगर ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी हो। अगर ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी हो, और ये देखो इसी को हमने एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो अगर ए बाय बी सी बाय डी के बराबर है, यानी दो रेशियो आपस में इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि वो प्रपोर्शन में। बताओ, इजी, फटाफट से बताओ, सारे बच्चे बताओ। डेफिनेशन इज वेरी वेरी इजी। प्रपोर्शन की डेफिनेशन इजी ना? हाँ, ठीक है, ओके। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ कुछ इसके फीचर्स, प्रॉपर्टीज, जो भी बोल लो, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लो, वॉट एवर। हियर द फर्स्ट एंड द लास्ट क्वांटिटी। अब समझो, ए इज टू बी, सी इज टू डी, ये दोनों इक्वल है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये दोनों इक्वल है ना? हाँ, तो प्रपोर्शन का साइन ऐसे बनता है, ये देखो चार डॉट्स, ऐसे बनता है प्रपोर्शन का साइन। मैंने कहा बच्चों को याद कैसे रखोगे? अरे बेटा, ये चार डॉट्स को जोड़ने से इक्वल बनता है ना, और प्रपोर्शन बनाने के लिए हमको इक्वल ही चाहिए दोनों रेशियो। तो ये चार डॉट्स बेसिकली प्रपोर्शन के साइन कहलाते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर जो फर्स्ट वाली क्वांटिटी और लास्ट वाली क्वांटिटी है, यानी कि जो ए और डी है, जो ए और डी है यहां पर, इसको हम बोलते हैं बच्चों एक्सट्रीम्स। क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम्स बोलते हैं। एक्सट्रीम क्यों बोलते हैं? एक्सट्रीम का मतलब होता है एकदम कॉर्नर में। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सट्रीम? एक्सट्रीम का मतलब होता है एकदम कॉर्नर में, कॉर्नर में। तो दैट इज एक्सट्रीम्स। ए और डी को एक्सट्रीम बोलते हैं। और बीच वाले दोनों बंदर को क्या बोलते हैं? बीच का बंदर। हमने बचपन में बहुत खेला होगा बीच का बंदर, है ना? तो बीच के दोनों बंदरों को क्या बोलते हैं? मीन्स बोलते हैं, मीन्स। ठीक है, तो जो ए और डी है उसको कहते हैं एक्सट्रीम्स, और जो बीच में दोनों बैठे हैं उसको क्या बोलते हैं? मीन्स। ओके, अब इससे ना एक प्रॉपर्टी बनेगी। क्या प्रॉपर्टी बनेगी? मैंने आपको कहा प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है। प्रपोर्शन का मतलब होता है ए बाय बी शुड बी इक्वल टू सी बाय डी, देन वी कैन से दीज टू रेशियोज आर इन प्रपोर्शन। हाँ, अब इसको ना क्रॉस मल्टीप्लाई करो, भैया कर देते हैं। ए डी इज इक्वल टू सी बी, ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर ए और डी, इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स।
और सी और बी, इसको हम कहते हैं मीन्स। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के कारण एक फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई ना, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये एक प्रॉपर्टी बन गई यहां पर। ठीक है, क्या बन गई यहां पर? एक प्रॉपर्टी बन गई। देखो, आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स एंड द टू मिडिल टर्म्स बी एंड सी आर कॉल्ड मीन्स। ठीक है, अगर फोर क्वांटिटी ए बी सी डी प्रपोर्शन में है तो आप कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। हाँ, कर सकते हो, ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी हो जाएगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, क्योंकि यहां पर बी और सी क्या है? मीन्स है, मीन्स है। तो क्या हम कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के? ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के, हाँ कह सकते हैं। तो दिस इज व्हाट अ प्रॉपर्टी सेड। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी का नाम है, एंड दिस इज नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट रूल। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट रूल। ठीक है, फटाफट से बताओ यहां तक की बातें समझ में आई क्या? बोलो, यहां तक की बातें सबको क्लियर है? ए और डी को बोलते हैं एक्सट्रीम्स और बी और सी को बोलते हैं मीन्स। ओके भैया, डन। चलो नेक्स्ट, इधर देखो। अब ये सब मैं नामकरण बता रहा हूं ना तुम लोग को, क्वेश्चन में कैसे भी नाम से यूज करेगा, कैसा भी नाम यूज करेगा हमको पता होना चाहिए। देखो, ए बी सी डी को हम कह सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्रपोर्शन। ठीक है, फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन। ठीक है, ऐसे भी हम इसको बोल सकते हैं, सिंपल। अब देखो, अगर तीन क्वांटिटी ए बी सी कुछ इस प्रकार से है, किस प्रकार से है? कंटिन्यूड रेशियो। हमारा रेशियो चैप्टर, हमारा रेशियो चैप्टर याद आया? कंटिन्यूड रेशियो में है। ओ ठीक है, इसको भी तो प्रपोर्शन ही बोलेंगे, इसको भी तो प्रपोर्शन ही बोलेंगे, क्योंकि प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है? प्रपोर्शन का मतलब होता है दो रेशियो आपस में इक्वल होना चाहिए, बस। बस, तो ये प्रपोर्शन बन जाएगा। दो रेशियो अगर आपस में इक्वल है तो ये बन जाएगा प्रपोर्शन। ठीक है, तो इसको भी प्रपोर्शन बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। देन वी से दैट दीज थ्री क्वांटिटीज आर कंटिन्यूड प्रपोर्शन। तो वहां पर कंटिन्यूड क्या बोल रहे थे? रेशियो बोल रहे थे, यहां कंटिन्यूड प्रपोर्शन बोलेंगे। ठीक है, वहां कंटिन्यूड रेशियो था, यहां पर कंटिन्यूड प्रपोर्शन हो गया, बस नाम चेंज हो गया। ठीक है, अगर तीन क्वांटिटीज कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है देन वी गेट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अब बताओ, अगर ए बी और सी कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है और इसका अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या बन के निकलेगा? बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। वही बोल रहा है, ये देखो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। इसके ऊपर मल्टीपल क्वेश्चंस आएंगे ना, अभी देखना। ए इज फर्स्ट प्रपोर्शन, ए इज फर्स्ट प्रपोर्शन, सी इज थर्ड प्रपोर्शन और बी इज मीन प्रपोर्शन। ठीक है, और ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए और सी। अब इधर देखो ध्यान से, ए बी और सी, नाम नाम बच्चों, नाम समझो पहले, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी नाम यूज करेगा, आपको नाम सारे पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे आप लोग, आपका नाम है जैसे प्रियांशी है, तो प्रियांशी का नाम तो प्रियांशी है, मैं बोल रहा हूँ प्रियांशी, स्कूल के मार्कशीट में लिखा होगा प्रियांशी। ठीक है, ऐसा होगा, पर प्रियांशी का घर में एक निकनेम होगा, उससे घर वाले बुलाते होंगे। प्रियांशी के मामा साइड वाले घर में एक निकनेम होगा, वहां से एक निकनेम में बुलाते होंगे। ठीक है, प्रियांशी के फ्रेंड्स ने कोई बहुत स्वीट सा निकनेम रखा होगा, समझ रहे हो ना स्वीट का मतलब क्या होता है? ठीक है, रखा होगा, तो उस नाम से बुलाते होंगे। तो बात यह है कि मेरे को बताओ, प्रियांशी को किसी भी नाम से बुलाते हो, रिलेटिव्स बुलाते हो, घर वाले बुलाते हो, फ्रेंड्स बुलाते हो, प्रियांशी बोलती ना, हाँ बोलो, इसका मतलब प्रियांशी को किसी भी नाम से बुला लो, किसी भी नाम से बुला लो, वो सुन रही है। तो वैसे ही यहां पर आपको क्वेश्चन किसी भी नाम से फंसाने की कोशिश करे, आपको पता होना चाहिए उसका मतलब क्या है। अब यहां पर ए बी और सी सिर्फ तीन ही है। क्यों तीन है? क्योंकि बेसिकली ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन वाला केस बना है, ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन वाला केस है, इसलिए यहां पर ए बी और सी तीन ही है। तो इसका नाम होगा बच्चों फर्स्ट प्रपोर्शन, ये है थर्ड नंबर में, इसका नाम है थर्ड प्रपोर्शन। बीच वाले को आप सेकंड प्रपोर्शन भी बोल सकते हो और मीन प्रपोर्शन भी बोल सकते हो। मीन मतलब हमेशा होता है बीच का, मीन मतलब होता है एवरेज, एवरेज मतलब बीच वाला। ठीक है, तो मीन प्रपोर्शन भी बोल सकते हो। तो ये बस आपको ध्यान में रखना है यहां पर कि फर्स्ट वाले को आप फर्स्ट प्रपोर्शन बोलोगे, थर्ड वाले को आप थर्ड बोलोगे, बीच वाले को आप सेकंड प्रपोर्शन भी बोल सकते हो और मीन प्रपोर्शन भी बोल सकते हो। क्यों मीन बोल रहे हो? क्यों मीन बोल रहे हो? आपको याद होगा, आपको याद होगा, मैंने आपको अभी भी बताया, ये और ये दोनों मीन है।
ये दोनों मीन है, इसीलिए इसको मीन प्रपोर्शन बोलते हैं, ठीक है। और ये एक्सट्रीम्स है, ठीक है, ये एक्सट्रीम्स है और ये मीन है इसलिए, ओके। और बाकी यहां पर लिखा है बी इज ऑल्सो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी। तो ज्योमेट्रिक मीन का मतलब होता है रूट ओवर जितने भी आपके टर्म्स है और या nth रूट, ठीक है, वो होता है ज्योमेट्रिक मीन में, हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो ये ज्योमेट्रिक मीन वाला फंडा आपको तब समझ में आ जाएगा कि ये क्यों ज्योमेट्रिक मीन बोला गया। सिंपल शब्दों में रूट ओवर ए सी है ना, इसलिए उसको ज्योमेट्रिक मीन बोला जा रहा है। तो अभी आपको तो मतलब ही नहीं पता ज्योमेट्रिक मीन का, जीएम का मतलब ही नहीं पता, तो अभी के लिए उसको इग्नोर करो, जब पढ़ लेंगे तब फिर तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो यहां पर, इधर देखो, 3, 6 और 12 आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, ठीक है। तो यहां पर चेक कर लो, 3, 6 इज इक्वल टू 6/12, ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है, चेक कर लो। 6 6 जा 36, 12 3 जा 36, लो भाई हो गया। तो ये है कंटिन्यूड प्रपोर्शन का मतलब, ठीक है। डन, यहां तक सबको समझ में आया। प्रियांशी बोल रही है मेरा निकनेम आशी है, ओके। देखो तो यही चीज मैं बता रहा था, आशी बोल के बुलाओ चाहे प्रियांशी बोल के बुलाओ, प्रियांशी ही रिस्पॉन्ड करेगी यहाँ पे, ठीक है, ओके डन। चलो नेक्स्ट, 4 और मोर क्वांटिटीज ए बी सी डी आर सेड टू बी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अगर a बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी इज इक्वल टू सी बाय डी हुआ, यानी सिंपल शब्दों में अगर 4 क्वांटिटीज है, 4 क्वांटिटीज, तो ये ऐसा नहीं हो जाएगा a बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी इज इक्वल टू सी बाय डी, ऐसा हो जाएगा ना। अगर 4 क्वांटिटी हो गई तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ऐसा बन जाएगा, सिंपल। तो वही बता रहे हैं कि इस तरीके से बनते जाएगा। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब हमको पता है क्योंकि हमने रेशियो चैप्टर में भी इसको पढ़ा है। अब बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है, ये देखो यहां पर आपको कुछ रूल्स बताए जाएंगे। क्या बताए जाएंगे? कुछ रूल्स बताए जाएंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको प्रपोर्शन चैप्टर के अंदर ही देखने को मिलेंगे। और वो रूल्स क्या क्या है देखते जाओ। सबसे पहला रूल है इनवर्टेंडो, आपको याद रहना चाहिए, वैसे नाम से याद हो जाएगा। इनवर्टेंडो यानी कि इनवर्स करना। क्या इनवर्स करना? देखो दो रेशियो है यहां पर, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक कॉमन क्वेश्चन मैंने लिखा है ना, और उस क्वेश्चन के आंसर के फॉर्म में मैंने यहां पर प्रॉपर्टीज बनाई है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन, और ये सारे आपके आंसर्स हैं। ये सारे क्या है? आपके आंसर्स हैं। तो देखो, अगर a बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी है, अगर a बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी है, तो इसका इनवर्टेंडो रेशियो क्या होगा? सॉरी, इनवर्टेंडो प्रपोर्शन क्या होगा? इनवर्टेंडो, अगर आपसे क्वेश्चन बोले कि a बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी है, इसका इनवर्टेंडो निकाल दो, तो क्या निकालोगे? इनवर्स कर दोगे बस। क्या कर दोगे? इनवर्स, उल्टा कर दोगे बस। तो यहां पर a बाय बी, बी बाय ए बन जाएगा, और यहां पर c बाय डी, डी बाय सी बन जाएगा, बस यही आंसर है, ओके। हाँ आदित्य, सारे चैप्टर्स में करेंगे बेटा, सारे चैप्टर में करेंगे, ठीक है, बस उल्टा कर देना, ओके। इनवर्टेंडो, फिर है ऑल्टरनेंडो, फिर है ऑल्टरनेंडो। अब ध्यान से देखना ऑल्टरनेंडो में क्या हो रहा है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है a बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी। ओके, यस। ये देखो, ये मैंने यहां पर लिख दिया किसका? इनवर्टेंडो का। इनवर्टेंडो उल्टा करना है, तो ये देखो a बाय बी, बी बाय सी बन गया, और c बाय डी, डी बाय सी बन गया, ओके। यहां पर देखो, यहां पर a बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। ऑल्टरनेंडो, ऑल्टरनेंडो क्या करना है? मीन्स को रिप्लेस कर देना है उनकी जगह से। ये देखो जो मीन्स होते हैं ना, मीन्स, मीन्स अब आपको पता है क्या होते हैं। तो मीन्स को आपको क्या कर देना है? रिप्लेस कर देना है उनकी जगह से। मीन्स को आपको रिप्लेस कर देना है उनकी जगह से। तो ये देखो ऑल्टरनेंडो में क्या करना है? मीन्स को रिप्लेस कर देना है। तो ये बी यहां चला जाएगा, ये देखो, और ये सी यहां पर आ जाएगा, ये देखो। फटाफट से बताओ, समझ में आया? बोलो, समझ में आया क्या? ओके, चलो नेक्स्ट है बच्चों कंपोनेंडो। नेक्स्ट है कंपोनेंडो। तो अब देखो कंपोनेंडो में ये है क्वेश्चन, a बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी। तो इसका क्वेश्चन बोलेगा कंपोनेंडो बना दो। क्या बना दो? क्वेश्चन बोलेगा इसका कंपोनेंडो बना दो। तो क्या होता है कंपोनेंडो? ध्यान से देखो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में प्लस कर दो,
दोनों तरफ, दोनों तरफ न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से प्लस कर दो। ये देखो, ए को बी से प्लस कर दो, सी को डी से प्लस कर दो, और नीचे वाले को सेम रहने दो, नीचे वाले को सेम रहने दो। तो ये बन गया कंपोनेंडो, ये बन गया कंपोनेंडो। क्या होता है कंपोनेंडो? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से प्लस कर दो और नीचे वाले को सेम रहने दो, दोनों तरफ, दोनों तरफ c प्लस डी अपॉन डी, दिस इज कंपोनेंडो। इसका उल्टा हो जाएगा डिविडेंडो, इसका उल्टा हो जाएगा डिविडेंडो। तो a बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी, ये क्वेश्चन है। तो इसका उल्टा मतलब माइनस होगा, डिविडेंडो नाम है, डिवाइड, डिविडेंडो। तो a माइनस बी अपॉन नीचे वाला सेम रख दो, c माइनस डी अपॉन नीचे वाला सेम रख दो। फटाफट से बताओ, कंपोनेंडो डिविडेंडो क्लियर है? कंपोनेंडो में न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से ऐड करना है और नीचे वाला सेम रहेगा, डिविडेंडो में माइनस करना है, ठीक है? हाँ विनोद, समय के साथ फाउंडेशन का लेवल हाई होता जाएगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ना बच्चों कि हम सोली रिलाय नहीं कर सकते प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। क्यों? क्योंकि जब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस बनाए जाते होंगे तो प्रीवियस ईयर के डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से बनाए जाते होंगे। अब आज के डेट में धीरे धीरे जब लेवल बढ़ेगा तो सिर्फ PYQs हमारी हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि PYQ से तो उल्टा हम और कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, अरे ये तो इतना इजी क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, ये तो इतना इजी क्वेश्चन आ रहा है ना? तो वो वाली बात हो जाएगी, समझ रहे हो? तो हमारा थॉट प्रोसेस गलत हो जाएगा वहां पर कि इतना इजी क्वेश्चन आ रहा है, इजी इजी पढ़ के चलो आगे बढ़ो, पेपर टफ आ गया तो फिर गए फिर। तो ये चीज का हमको ध्यान में रखना है, ठीक है? चलो नेक्स्ट, कंपोनेंडो डिविडेंडो एक साथ लगा दो, कंपोनेंडो डिविडेंडो एक साथ लगा दो। तो ये कैसे लगेगा? देखो, एक साथ लगाना है तो सिर्फ एक ही तरीका है, क्या? कि कंपोनेंडो ऊपर लगा दो, डिविडेंडो नीचे लगा दो, यही एक तरीका है बस। क्योंकि दोनों को साथ में लगाना है, बीच में एंड लिखा है, एंड मतलब बोथ शुड अकर टुगेदर, ये थोड़ा प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है? कि एंड मतलब दोनों साथ में होना चाहिए। तो a प्लस बी कंपोनेंडो ऊपर लगा दो, a माइनस बी डिविडेंडो नीचे लगा दो। वैसे यहां कर दो c प्लस डी, सी माइनस डी। भैया आपने ऊपर क्यों लगाया कंपोनेंडो, डिविडेंडो ऊपर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि पहले जिसका नाम लिखा है हम उसको प्रेफरेंस दे दिए। तो हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो ऊपर a प्लस बी कर दिया, नीचे a माइनस बी कर दिया। बोलो यस और नो। अब बेसिकली अगर मैं तुम लोग को बताना चाहूं तो ये बेसिकली डिराइव्ड फॉर्मूला है। कैसे? सोचो, अगर हम सेम रेशियो के साथ कंपोनेंडो लगाना चाहे तो क्या होगा? a प्लस बी अपॉन बी, और सेम रेशियो में डिविडेंडो भी लगा दें तो क्या हो जाएगा? a माइनस बी अपॉन बी। अब सारे बच्चे बताओ, शुद्ध दिख रहा है आपको? डेरिवेशन, b और b कैंसिल हो गया और फॉर्मूला बन गया a प्लस बी, a माइनस बी। ऐसी राइट साइड का भी डिराइव हो जाएगा, सी डी वाला। दिख गया तुम लोग को कि हमने पहले उसी रेशियो में कंपोनेंडो लगाया और फिर उसी रेशियो में डिविडेंडो लगाया, b और b कैंसिल हो गया, b और b कैंसिल हो गया। सौम्यदीप अब क्लियर होगा, सौम्यदीप अब क्लियर हो गया होगा, है ना? अब क्लियर हो गया होगा कि डिवाइड क्यों हुआ वो, क्योंकि हमने सेम रेशियो में कंपोनेंडो भी लगाया, सेम में डिविडेंडो लगाया, और बी कैंसिल हो गया, ठीक है? नेक्स्ट है एडिंडो, नेक्स्ट है आपका एडिंडो, ठीक है? तो ये हो जाएगा a बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी। क्वेश्चन है क्या करना है? एडिंडो, एडिंडो, बस खत्म, नाम में ही आंसर है। यहां पर सब लिखा हुआ है ना, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, पता चला नोट्स में लिखने बैठ गए। एडिंडो, ठीक है? तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से प्लस, नीचे वाले को नीचे वाले से प्लस, एडिंडो, ऐड, ऐड करना है, एडिंडो। और इसी का उल्टा सब्ट्राहेंडो, ठीक है? सब्ट्राहेंडो, सब्ट्राहेंडो क्या करना है? ऊपर वाले को ऊपर वाले से माइनस, नीचे वाले को नीचे वाले से माइनस, ठीक है? बस, ओके? फटाफट से बताओ, क्लियर हुआ? सारा का सारा क्लियर हुआ यहां पर? बोलो यस, ठीक है? चलो, अब यहां पर कुछ मॉड्यूल के इलस्ट्रेशंस मैं आपको करवाना चाहूंगा। मॉड्यूल के अंदर ये इलस्ट्रेशंस थे, एग्जांपल्स थे, जो मैंने यहां पर क्वेश्चन बना के डाल दिए हैं, जो मुझे ऐसा लगता है एग्जाम में आ सकते हैं, तो मैं आपको वो बताना चाहूंगा। देखो,
इधर देखो सारे बच्चे, what must be subtracted, what must be subtracted from each of the number 17, 25, 31, 47 so that the remainder may be in proportion. तो बोल रहा है आपके पास ना 4 नंबर है, 17 है, 25 है, 31 है और 47 है। बोल रहा है ऐसा कौन सा एक नंबर है जिसको हम चारों नंबर से माइनस करें, ऐसा कौन सा एक नंबर है जिसको हम चारों नंबर से माइनस करें, चारों नंबर से, तो जो आउटकम बन के बाहर निकलेगा वो इन चारों को प्रपोर्शन में ले आएगा। प्रपोर्शन का मतलब a बाय बी शुड बी इक्वल टू, इक्वल होना चाहिए c बाय डी। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम चारों से माइनस करेंगे तो जो आउटकम बन के निकलेगा वो इन चारों को प्रपोर्शन में ले आएगा। प्रपोर्शन का मतलब पता है ना, a इज टू बी, c इज टू डी, ठीक है, ये तो प्रपोर्शन में ले आएगा। ओके, फटाफट से बताओ समझ में आया क्या? ऑप्शन से तो खेलेंगे पर अभी कॉन्सेप्चुअली मैं पूछ रहा हूं, ऑप्शन से तो डेफिनेटली खेलेंगे हम, ठीक है। अब इसको सिंपली हम सॉल्व कर देंगे, तो हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमको x की वैल्यू 3 मिल जाएगी। एक बार कर लो, सॉल्व करके चेक कर लो, सॉल्व करके एक बार चेक कर लो, x की वैल्यू 3 मिल जाएगी इसको सॉल्व करोगे तो। वैसे तो एग्जाम में ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन से खेलेंगे तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है। देख, देखो देखो बेटे देखो, ठीक है। अब जैसे हमारा आंसर क्या आया हुआ है, 3 आया हुआ है ना, तो ऑप्शन में भी 3 होगा, ए बी सी डी चारों में से कोई एक ऑप्शन 3 होगा, तो आप यहाँ x की जगह 3 डाल के चेक कर लोगे कि आप प्रपोर्शन ला पा रहे हो कि नहीं एज आंसर, ठीक है। बाकी अगर ऐसे नॉर्मली सॉल्व करना है तो वैसे भी कर सकते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको इससे करोगे, इसको इससे करोगे, सेम यहाँ पर इसको इससे देन इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो ये कितना हो जाएगा, 17 इंटू 47, 799 माइनस 17x माइनस 47x प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। 31 इंटू 25 तो ये हो जाएगा 775 माइनस 31x माइनस 25x प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप सभी को पता है, क्या पता है कि इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस में है, इधर भी प्लस में है, यानी कि एक उधर जाके माइनस हो सकता है, तो बेसिकली इसको हम काट ही देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। अब 799 में से 775 माइनस कर दो तो ये आएगा 24, और x वाले सारे उनको सॉल्व भी करके माइनस कर दो, इधर वाला सॉल्व करो उधर वाला सॉल्व करो, दोनों को माइनस करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 17 प्लस 47 मेमोरी प्लस 31 प्लस 25 मेमोरी माइनस एमआरसी, तो ये आ रहा है 8x, तो x इज इक्वल टू 24/8, ये आ गया 3। तो नॉर्मली सॉल्व करना है बच्चों तो ऐसे कर सकते हो, लेकिन हम तो एग्जाम में ऑप्शन से खेलेंगे। फटाफट से बताओ क्लियर हुआ, बोलो क्लियर हुआ क्या? यस, डन भैया डन। तो वैसे तो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो हम इसको ऑप्शन से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, बहुत बार। अब मैं क्या ही बताऊं इसकी रेलेवेंस क्या है। देखो, अगर x अपॉन बी प्लस सी, वाई अपॉन सी प्लस ए और z अपॉन ए प्लस बी है, तो शो करो, शो करो, शो करो मतलब प्रूफ करो। भैया प्रूविंग वाले क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते, अरे आते हैं, आ सकते हैं, अब ये वर्ड रेलेवेंट नहीं है, आते हैं एग्जाम में। अच्छा, तो शो करके दिखाओ कि b माइनस सी इंटू एक्स
सी माइनस ए इंटू वाई और ए माइनस बी इंटू जेड 0 के बराबर है। ये आपको प्रूफ करना है। अब बहुत सिंपल, अल्टीमेट सिंपल क्वेश्चन है, देखो कैसे होगा। ये क्वेश्चंस ना ऐसे क्वेश्चन है, जब हम लोग एमसीक्यू करेंगे तब तुम लोग ना देख के, अपनी आंखों से देख के आंसर बता दोगे, अपनी आंखों से देखोगे और आंसर बता दोगे ये आंसर है, ऐसा मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, पर अभी शुरू में तो मेरे को कॉन्सेप्चुअली भी आपको सिखाना है, तो एक बार मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। ठीक है, x अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू वाई अपॉन सी प्लस ए इज इक्वल टू जेड अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, तो हम ले लेंगे इसको इज इक्वल टू के, जैसा हम लेते हैं रेशियो चैप्टर में भी। ठीक है, के इज नथिंग बट अ कांस्टेंट जो लास्ट में कट जाएगा। ठीक है, तो अब x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, k इंटू बी प्लस सी आएगी, y की वैल्यू आएगी k इंटू सी प्लस ए और z की वैल्यू आएगी k इंटू ए प्लस बी। पता होगा तुम लोग को कैसे आई, मैंने इसको इसके इक्वल माना पहले, फिर इसको इसके इक्वल माना, फिर इसको इसके इक्वल माना, तो ऐसे मेरे को x, y और z की वैल्यू मिल गई। मुझे क्या निकालना है, अब सुनो, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा, ध्यान से सुनना, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो यहां पर तो बोल रहा है प्रूफ करो, शो करो कि ये इक्वल्स के बराबर है, इक्वल्स टू 0 के बराबर है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो सीधा पूछेगा इसकी वैल्यू बताओ, सीधा पूछेगा इसकी वैल्यू क्या है ये बताओ, ये नहीं बताएगा, ये नहीं बताएगा, बोलेगा इसकी वैल्यू बता दो क्या है, और इसकी वैल्यू आपको ए बी सी और डी ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में दी होगी। तो बेसिकली आपको एग्जाम में इसकी वैल्यू ही निकालनी है। ठीक है, आपसे पूछेगा नहीं कि ये प्रूफ करो, ये गायब रहेगा एग्जाम में, और पूछेगा इसकी वैल्यू बता दो क्या है। ठीक है, तो b माइनस सी माइनस ए माइनस बी। ये देखो, इसकी वैल्यू पूछेगा आपसे एग्जाम में, इसकी वैल्यू बताओ। तो अब हम इस इक्वेशन में x, y और z की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने यहां पर निकाल ली है। ठीक है, तो ये हो जाएगा b माइनस सी इंटू बी प्लस सी और एक k। ठीक है, x की वैल्यू क्या है, k इंटू बी प्लस सी है, तो मैंने यहां पर x की जगह k इंटू बी प्लस सी लिख दिया, प्लस k इंटू सी माइनस ए सी प्लस ए। देखो y की वैल्यू क्या है, k इंटू सी प्लस ए, तो यहां मैंने y के जगह k इंटू सी प्लस ए लिख दिया। ठीक है, और वैसी z की वैल्यू k इंटू ए प्लस बी है, तो k इंटू ए माइनस बी ए प्लस बी, तो मैंने z के जगह k इंटू ए प्लस बी रख दिया। ठीक है, अब सारे बच्चों को पता है a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला यहां पर लग रहा है, सबको पता है। ठीक है, दिख रहा होगा क्लियरली। तो हम यहां पर ना सबसे पहले k कॉमन ले लेते हैं, k क्योंकि तीनों में है, यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो k को ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर कार्यक्रम करो, तो ब्रैकेट के अंदर b माइनस सी बी प्लस सी हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस c माइनस ए सी प्लस ए हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और a माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब जरा ध्यान से देखो, ये रहा पॉजिटिव b, ये रहा नेगेटिव b, कैंसल, नेगेटिव सी पॉजिटिव सी कैंसल, नेगेटिव ए पॉजिटिव ए कैंसल, तो अल्टीमेटली ये हो गया k इंटू जीरो, जीरो हो गया ना ब्रैकेट के अंदर, सब आपस में एक दूसरे से कैंसल हो गए, तो k इंटू जीरो हो गया, तो ये आ गई वैल्यू यहां पर जीरो। फटाफट से बताओ, इजी है क्वेश्चन, बोलो। वेरी गुड प्रियांशी, प्रियांशी बोल रही मैं पूरे दिन नेट बचा के चलती हूँ ओनली बिकॉज ऑफ लाइव क्लास, वेरी वेरी गुड। अब ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा तो इसकी वैल्यू पूछेगा, बता देना जीरो, और बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, टेंशन मत लो, अभी इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो टेंशन मत लो, एमसीक्यू में ना, एमसीक्यू में बड़े सारे क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के। चलो देखो, इस टाइप का खूंखार क्वेश्चन भी आएगा एमसीक्यू में एक आध। देखो अब ये दिखने में खूंखार है, पर्सनली मैं बताऊं तो एज सच आपको लगेगा नहीं। क्या बोल रहा है, इफ, ध्यान से देखो, इफ रूट ओवर ए माइनस रूट ओवर बी अपॉन रूट ओवर ए प्लस रूट ओवर बी 1/2 है। ठीक है, तो अब एग्जाम में प्रूव डैट नहीं आएगा, एग्जाम में प्रूफ डैट नहीं आएगा, क्या आएगा बताओ, इसकी वैल्यू क्या है, ये गायब रहेगा एग्जाम में, एग्जाम में ये गायब रहेगा, और बोलेगा बताओ इसकी वैल्यू क्या है, और ऑप्शन में आपको ये वाला एक ऑप्शन और बाकी 3 ऑप्शन और दिए होंगे, उसमें से आपको एक टिक करके आना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन है जो कि आपसे प्रूविंग वाले हैं, पर एग्जाम में कैसे आएंगे, एग्जाम में सीधा वैल्यू पूछेगा, प्रूविंग नहीं बोलेगा, बोलेगा बताओ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा ये बताओ, जो कि हमको क्वेश्चन में तो यहां दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि ये तो प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, पर यही क्वेश्चन एमसीक्यू बन के आएगा तो सीधा बताएगा इसकी वैल्यू बताओ क्या है। ठीक है, तो इसको हमको सॉल्व करना है। तो देखो ये देखो, ये क्वेश्चन है और मान लो हमारे पास प्रूफ डेट नहीं है, प्रूफ डेट नहीं है, बस ये क्वेश्चन है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन कि अगर रूट ओवर ए माइनस रूट ओवर बी अपॉन रूट ओवर ए प्लस रूट ओवर बी इज इक्वल टू 1/2 है, तो ये बताओ कि वो जो बाजू में इक्वेशन दिया उसकी वैल्यू क्या होगी। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है, जो हमको एग्जाम में आएगा। तो अब देखो इस क्वेश्चन को ना, एक तो आप नॉर्मली सॉल्व करना बस स्टार्ट कर दो। कैसे सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, सबसे पहले आपको रूट को तोड़ना पड़ेगा, और रूट कैसे टूटेंगे, रूट ऐसे टूटेंगे कि आपको बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दोगे तो उससे रूट टूटने स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो ना एक मैथ्स बैकग्राउंड वाला बच्चा बहुत इजीली सॉल्व कर सकता है, बहुत इजीली, पर नॉन मैथ्स वाले बच्चों के लिए मैं इसके लिए एक सिंपल तरीका बताता हूं कि आप अभी के लिए x इज इक्वल टू रूट ओवर ए एज्यूम कर लो, एज्यूम करो, हाँ वी आर एज्यूमिंग, ओके। इससे ना कैलकुलेशन आसान हो जाएगी बस, और कुछ नहीं होगा, कैलकुलेशन करने का तरीका एब्सोल्युटली सेम होगा, पर बस कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। देखो लेट अस एज्यूम x इज इक्वल टू रूट ओवर ए और y इज इक्वल टू रूट ओवर बी। अब देखो इससे ना कैलकुलेशन आसान होगी, कैसे, अब हमको ये दिया हुआ है क्वेश्चन में रूट ए की जगह, बच्चों ध्यान से देखना ना, लिखना विखना मत, ये तो मैं तुम लोग को दे देता हूं जो मैं लिखता हूं यहां पर, तो लिखने में फोकस मत करो, समझने में फोकस करो। नॉर्मली ये कैलकुलेशन हो सकती है, हाँ हो सकती है, बिना ये किए भी हो सकती है, पर तुम्हारा काम आसान करने के लिए हम यहां पर रूट ए को अभी के लिए एक्स मान लेते हैं और रूट बी को अभी के लिए वाई मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1/2। अब इसको सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यूज निकाल लो कि एक्स और वाई इन टर्म्स ऑफ ईच अदर कितने वैल्यू कैरी करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ओके, तो अब ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 2y प्लस वाई। तो x इज इक्वल टू हो गया बच्चों 3y। तो दिस इज द रिलेशनशिप वी वांट, x और y के बीच में ये रिलेशनशिप है। ओके, अब इधर देखो x और यहां तक की बातें सबको क्लियर है क्या? नहीं नहीं शशि बेटा, इसके बाद होगा वो चैप्टर। यहां तक की बात सबको समझ में आई क्या, फटाफट से बताओ, यस और नो। ठीक है, आपका जो यहां पर नोट्स में भी मैंने सॉल्यूशन दिया है उसी तरीके से सॉल्व करके दिया हुआ है। ठीक है, आई सॉल्व द क्वेश्चन विद द सेम अप्रोच। ठीक है, ताकि ताकि ये जो हम लोग एग्जाम क्लास में जो सॉल्यूशन करते हैं और जो मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। ठीक है, तो सेम तरीके से रहता है, ऐसा नहीं है कि मैं अप्रोच चेंज कर देता हूं, यहां पर अलग वहां पर अलग, सेम तरीका। अब देखो, अब मैंने बोला था x की वैल्यू, मैंने बोला था x बेसिकली क्या है, रूट ए है। x क्या है बेसिकली, रूट ए है। 3 और y बेसिकली क्या है, y है रूट बी है। ये देखो मैंने एज्यूम किया था ना रूट ए एक्स और रूट बी वाई, तो हमने इसको वापस ले आया। अब क्या ये नॉर्मली सॉल्व नहीं हो सकता था, हो सकता था, मैं बाजू में करके भी दिखा देता हूं, ये देखो मैं बाजू में करके भी दिखा देता हूं, रूट ए माइनस रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी इज इक्वल टू 1/2। क्या ये नॉर्मली सॉल्व हो सकता है? हाँ देखो, 2 रूट ए माइनस 2 रूट बी इज इक्वल टू रूट ए प्लस रूट बी, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 2 रूट ए माइनस रूट ए इज इक्वल टू 2 रूट बी प्लस रूट बी, ये इधर चला जाएगा और प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 3 रूट बी इज इक्वल टू रूट ए। तो ये नॉर्मली भी सॉल्व हो सकता था,
पर क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा रूट रूट हो जाता और उसके बाद हमारे रूट्स हिल जाते, समझ रहे हो, प्रेजेंटेशन का गेम है, ये बहुत ज्यादा रूट रूट बोलता ना मैं तो हमारे रूट्स ही हिल जाते हैं प्रपोर्शन चैप्टर के। तो इसीलिए मैंने कैलकुलेशन को सिंपल दिखाने के लिए एक्स और वाई से रिप्लेस करके एक सॉल्यूशन निकाल लिया, ठीक है। अल्टीमेट कंक्लूजन दोनों का सेम होगा, एक स्टेप ज्यादा लगा है यहां पर बस, ठीक है। तो जिसको वैसा वाला समझ में आ रहा है, जो कि आ रहा होगा समझ में, पर थोड़ा रूट रूट हो जाता, तो थोड़ा इसको सिंपल रखने के लिए मैंने यहाँ पर एक्स और वाई का यूज किया, ठीक है। अब देखो, अब मेन मुद्दा यह है रूट हटाना है मेरे को यहां से, क्योंकि मेरे को ए और बी की वैल्यू चाहिए इस इक्वेशन में डालने के लिए। इस इक्वेशन में ए अभी दोनों में से किसी एक की वैल्यू चाहिए, क्योंकि एक की वैल्यू डाल दूंगा तो दूसरे की अपने आप आ जाएगी, ठीक है। तो इस इक्वेशन में डालने के लिए मेरे को वैल्यूज चाहिए, और वो वैल्यूज कैसे निकलेगी, रूट हटाना पड़ेगा, रूट यहां से हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो रूट कैसे हटेगा, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लो, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लो, या फिर सिंपल a इज इक्वल टू 3√b का स्क्वायर। कैसे, ये रूट उधर जाके स्क्वायर बन जाता है, सबको पता है। ये जो इधर का रूट है, ये जो इधर का रूट है, ये इधर जाके बन जाता है स्क्वायर। या फिर ये नहीं समझ में आया तो बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लो, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लो। तो इधर रूट ए और स्क्वायर दोनों है, तो हमको पता है रूट का मतलब होता है पावर 1/2, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और 2 पहले से बैठा है तो ये कट जाएंगे दोनों। इधर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और रूट बी, अगेन बी की पावर 1/2 इंटू 2, तो ये भी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 9b। फटाफट से बताओ, क्लियर हुआ, a इज इक्वल टू 9b, क्लियर, a इज इक्वल टू 9b। अब बच्चों हमको a की वैल्यू मिल गई है, हमको a की वैल्यू मिल गई है, उसको आप इस इक्वेशन में डाल दोगे। अब क्योंकि एग्जाम में हमको ऑप्शंस दिए हुए होंगे, ओ क्योंकि एग्जाम में हमको ऑप्शंस दिए हुए होंगे तो हमको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ए की वैल्यू इसमें डालना और सॉल्व कर देना। देखो कैसे, देखो कैसे, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो प्यारे प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैं ए की वैल्यू पुट कर देता हूं, यहां पर ए की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 9b का स्क्वायर प्लस 9b इंटू बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन 9b का स्क्वायर माइनस 9b इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। 9 9 जा 81 बी स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर अपॉन 81b स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको कर दो सॉल्व, तो ये हो जाएगा 81 प्लस 9 हो जाएगा 90, और ऊपर हो जाएगा 91b स्क्वायर अपॉन 81 माइनस 9 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 73b स्क्वायर। अब बी स्क्वायर कट जाएगा, आंसर आएगा 91 अपॉन 73। ये देखो 91 अपॉन 73, ये हमारा आंसर आ गया, जो कि हमें पता ही नहीं था कि हमको लाना है, ये तो आंसर आ गया सॉल्व करने से। अब फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ, कहीं पर किसी स्टेप में किसी को कोई डाउट है क्या? एक डाउट नितिन को आ चुका है, स्क्वायरिंग बोथ साइड वाला बताना है, और कहीं पर किसी को कोई डाउट है तो बताओ, फटाफट से बताओ बच्चों। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो ऐसे ही सॉल्व होगा। अभिषेक, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से नहीं निकाल पाएंगे, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से निकाल नहीं पाएंगे कि दो अलग अलग क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। ओके, चलो, नितिन को बस एक डाउट है स्क्वायरिंग बोथ साइड में, तो नितिन स्क्वायरिंग बोथ साइड में बेसिकली बेटा स्क्वायर रूट जो होता है हमारा, मैं बता चुका हूं पहले, ठीक है। स्क्वायर रूट जो हमारा होता है, स्क्वायर रूट, उसका मतलब होता है बेसिकली पावर हाफ, और ये 2 बाहर बैठा ही हुआ था, तो ये 2 और 2 कैंसिल होके ये ए बन जाएगा बेसिकली। तुम लोगों ने बचपन से सुना भी है कि रूट और स्क्वायर आपस में कट जाते हैं, है ना, रूट और स्क्वायर आपस में कट जाते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। दूसरा डाउट एक जो बच्चों के मन में आ रहा है कि आपको कैसे पता कि ये क्वेश्चन इसी डायरेक्शन में सॉल्व होगा।
तो मैंने कहा मेरे को नहीं पता था, पर मैंने कॉमन सेंस लगाया, ये तो क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, इसको तो हटा दो, सीधा बोलेगा वैल्यू बताओ। अब मैं ये सोचा कि मेरे पास ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मेरे को सॉल्व करके कुछ आंसर बाहर निकालना है। अब यहां पर दो वेरिएबल बैठे हुए हैं, ए और बी। अगर मैं किसी एक वेरिएबल को यहां से हटा दूं और सिर्फ पूरे इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल बच जाए, तो उससे मेरा आंसर आ जाएगा। तो या तो मेरे को ए की वैल्यू चाहिए या तो मेरे को बी की वैल्यू चाहिए, दोनों में से किसी एक की वैल्यू अगर मैं निकाल लूं तो मुझे पता चल जाएगा। तो उसकी वैल्यू मैं यहां पर पुट कर दूंगा, वैल्यू को निकाल के ए की वैल्यू यहां पर पुट कर लूंगा या बी की, और आंसर मेरा आ जाएगा। तो ये मैंने शुरू में सोचा, ठीक है। अब वो निकलेगा कैसे, वो निकलेगा इसका यूज करके, ठीक है। यहां पर एक इक्वेशन दिया हुआ है कि ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, इक्वेशन दिया हुआ है, यहां पर मेरे को ए भी दिख रहा है बी भी दिख रहा है। अब मेरा काम बड़ा सिंपल था कि कैसे भी करके रूट हटाना है और ए और बी की वैल्यू, ए या बी में से किसी एक की वैल्यू मेरे को लाना है, ये रूट्स को हटा के, ठीक है। तो जैसे मैं नॉर्मल सॉल्व करते हैं वैसे मैंने नॉर्मल सॉल्यूशन स्टार्ट किया। ये देखो ये रहा मेरा इक्वेशन, मैं किया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो गया 2√a माइनस 2√b इज इक्वल टू, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो √a प्लस √b। अब ये था 2√a और ये था √a, ये इधर आके इससे माइनस हो जाएगा, 2√a माइनस √a, और ये इधर जाके इससे प्लस हो जाएगा, ठीक है, 2√b प्लस √b। तो ये हो जाएगा 2√a माइनस √a यानी कि 1√a, है ना, कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो 2√a माइनस 1√a, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, √a हो जाएगा, और 2√b प्लस 1√b ये हो जाएगा 3√b। तो ये मेरे को यहां से वैल्यू पता चल गई, पर अभी भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, क्यों, क्योंकि मुझे a या फिर b की वैल्यू चाहिए। मुझे अभी √a की वैल्यू मिली है, अभी मेरे को किसकी वैल्यू मिली है, √a की वैल्यू मिली है, a की वैल्यू नहीं मिली है। तो मैं क्या किया, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिया, तो इससे मेरे को पता चल जाएगा कि मेरा रूट्स कट जाएंगे। स्क्वायरिंग करने से क्या फायदा होगा, रूट कट जाएगा। तो यहां रूट कट के ए हो गया, यहां रूट कट के बी हो गया, और 3 3 जा 9 हो गया। तो फाइनली मुझे ए की वैल्यू मिल गई 9b। अब मेरे को पता चल गया मेरा काम अब हो गया बहुत आसान। ए की वैल्यू 9b मेरे को जैसी मिली, मैं इस पूरे इक्वेशन में ए की जगह 9b लिख दिया। इस पूरे इक्वेशन में मैंने जहां जहां पर ए है वहां वहां पर 9b लिख दिया। ये देखो 9b लिख दिया। तो पहले था यहां पर ए स्क्वायर, ए की जगह मैंने क्या लिख दिया, 9b लिख दिया, तो 9b का स्क्वायर हो गया। यहां पर ए बी था, तो ए की जगह मैंने क्या लिख दिया, 9b लिख दिया, और यहां तो बी स्क्वायर ही था तो उसको मैंने वैसे ही रहने दिया, ठीक है, वैसे नीचे भी कर दिया। और इसको फिर मैंने नॉर्मली सॉल्व किया, तो आंसर 91/73 आ गया। 81 प्लस 9 प्लस 1, 81 माइनस 9 प्लस 1, तो ये हुआ 73, ये हुआ 91। फटाफट से बताओ, और किसी को कोई डाउट। नितिन पूछ रहे हैं रूट ओवर ए माइनस रूट ओवर बी अपॉन, ये वाला, ये बेसिकली नितिन का कहना है कि मैं क्या इसी स्टेप में स्क्वायरिंग बोथ साइड करके सॉल्व कर सकता था। नितिन मैं अभी दिखाता हूं आपको, ये देखो, नितिन का डाउट है कि मैं क्या पहले ही स्टेप में, अगर मेरे दिमाग की घंटी बज रही है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो क्या मैं कर सकता था। इधर देखो, इधर देखो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, ऊपर ऊपर बनेगा a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जिसका मतलब होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी अपॉन, नीचे बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी, ठीक है, इज इक्वल टू 1/4। स्क्वायरिंग करेंगे तो 1/2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस, अब देखो माइनस के बाद 2 √a बी हो जाएगा, ये दोनों को रूट के अंदर डाल दो, √a बी, पर रूट कटा नहीं ना यहाँ पर, √a बी में है, अपॉन a प्लस बी प्लस 2 √a बी इज इक्वल टू 1/4। अब आप इसको क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व करोगे, तो 4a प्लस 4b माइनस 8 √a बी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस 2 √a बी, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। अब यहां पर देखो, ये a इधर आके माइनस होगा, ये b इधर आके माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 3b इज इक्वल टू, ये उधर जाके प्लस होगा 9 √a बी, सॉरी 8 9 10, हाँ
10√ab हो जाएगा। ठीक है, अब ये 10√ab हो गया। अब इसके बाद फिर से एक जगह रूट है, फिर उस रूट को हटाने के लिए फिर से स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर से स्क्वायर करना पड़ेगा उस रूट को हटाने के लिए दोबारा से, क्योंकि ये वाला रूट अब कैसे हटेगा यहाँ से, तो अगेन स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, इधर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो 9a² प्लस 9b² प्लस 3 3 जा 9 9 2 जा 18ab इज इक्वल टू 100, 10 का स्क्वायर 100ab। ठीक है, अब ये जो तुम्हारा a 18ab है और 100ab है, ये उधर जाके माइनस होगा, तो 18 माइनस हो जाएगा 100 में से, तो ये बन जाएगा कितना 82 ab इज इक्वल टू 9a² प्लस b²। ठीक है, तो अब यहां से भी तो मतलब बेसिकली समझ में आ गया कि नितिन ये स्टेप ब्लंडर होगा। अगर सिंपल शब्दों में समझ में आ गया हो तो जो भी बच्चे सोच रहे हैं कि यहीं से स्क्वायर कर दें, यहीं से इसको स्क्वायर कर दे रूट हटाने के लिए, तो ये सबसे बड़ा ब्लंडर स्टेप होगा जो आप परफॉर्म करोगे एग्जाम में, सबसे बड़ा ब्लंडर। ठीक है, पूरी बैंड बजा देगा। पर ये पता कैसे चला कि ये ब्लंडर होगा? थोड़ा सा सोचना है ना, थोड़ा सा सोचना है ना कि अगर मैं ये किया तो ये किस डायरेक्शन में लेके जाएगा मुझे, है ना, सोचना पड़ेगा ना दिमाग में। तो इसके बारे में मत सोचो नितिन, क्योंकि ये स्टेप ब्लंडर हो जाएगा बेटा। ठीक है, और ये तुम लोग ओवर द टाइम सीख जाओगे। मेरे को पता है कि अभी तुम लोग को लग रहा होगा भैया आप तो हर साल करते हो, हर रिवीजन में कराते हो, रेगुलर क्लास में कराते हो, दिन भर कराते रहते हो क्वेश्चन, तो आपको तो बन जाता है, आपको याद रहता है कि हाँ इसका, आपको तो आंसर्स तक याद होंगे कि हाँ इसका ये आंसर आएगा एग्जैक्टली। पर मैं इस लेवल तक पहुंचा कैसे? मैं इस लेवल तक कैसे पहुंचा? प्रैक्टिस करके। तो प्रैक्टिस करके थोड़ा समय अपने आप को दो, ठीक है, तो तुम लोग को भी समझ में आने लग जाएगा कि अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व किया तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व किया तो इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो वो डायरेक्शन तुमको समय के साथ समझ में आने लग जाएगा। चलो अब बताओ, इस क्वेश्चन में सबको क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं? बताओ, फटाफट से बताओ। अगर ये सबको क्लियर है तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। ओके भैया, डन, वेरी वेरी गुड। ये देखो बच्चों, मैं शीट में जब सॉल्व करता हूं मैं बहुत डिटेल में सॉल्व करता हूं ना, यहां पर मैं एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं ताकि तुम लोगों को बस याद आ जाए, बल्कि नहीं बनाना चाहता हूं मैं नोट्स को, इसलिए मैं सिर्फ एकदम शॉर्ट फॉर्म में कि हाँ भाई ये चीजें थी, याद आ गई अपने को। ठीक है, ओके, हाँ हाँ शीशा बेटा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मजाक करोगे मेरे साथ? इधर देख रहे हो, ये देख रहे हो, a/4 b/5 c/9, प्रूफ डेट नहीं आएगा एग्जाम में, पूछेगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 9 का वैल्यू बताओ। लो चलो मजाक कर दो, a का वैल्यू क्या ले लेंगे 4, b का वैल्यू क्या ले लेंगे 5, c का वैल्यू क्या ले लेंगे 9 अपॉन 9, तो कितना हो जाएगा 18 अपॉन 9, आंसर आ गया 2, खत्म। बोलो इजी? इजी ना, डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, ए का वैल्यू 4 ले लेंगे, बी का वैल्यू 5 ले लेंगे, सी का वैल्यू 9, और इसके पीछे रीजन मैंने क्या बताया था कि हमें भी पता है इज इक्वल टू के लेने के कारण ए इज इक्वल टू 4 के, बी इज इक्वल टू 5 के और सी इज इक्वल टू 9 के आ जाता है, इसलिए। ओके, नेक्स्ट, अगर 5a माइनस 2b इज टू 2a प्लस बी है इज इक्वल टू 6a माइनस बी 8a माइनस बी है, तो a इज टू बी का वैल्यू हमको बताना है क्या होगा। ठीक है, a इज टू बी का वैल्यू हमको बताना है यहां पर क्या होगा। देखो, हाँ, इसके बाद वाला क्वेश्चन जोरदार क्वेश्चन। हम्म, ये तो सिंपल कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, 5a माइनस 2b अपॉन 2a प्लस बी 6a माइनस बी अपॉन 8a माइनस बी। ठीक है, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व करना चालू कर दो। पर्पस क्या है, ए इज टू बी निकालना है। ठीक है, ए अपॉन बी निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इसको शॉर्टेस्ट पॉसिबल फॉर्म में ले आओ जो तुम ला सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5a माइनस 2b इंटू 8a माइनस बी इज इक्वल टू 6a माइनस बी 2a प्लस बी। चलो सॉल्व करते हैं इसको,
तो 8 5 जा 40a² माइनस 5ab माइनस 8 2 जा 16ab प्लस 2b² इज इक्वल टू 6 2 जा 12a² प्लस 6ab माइनस 2ab प्लस माइनस माइनस b²। ठीक है, अब देखो ये बीच वाले बंदे तो सेम सेम वाले हैं, तो इनको सॉल्व कर लोगे तो 40a² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21ab प्लस 2b² इज इक्वल टू 12a²। यहां पर भी दोनों सेम सेम है, तो प्लस माइनस माइनस 6 माइनस 2 4ab माइनस b²। ठीक है, अब देखो a² वालों को एक जगह ले आओ, b² वालों को एक जगह, या सबको एक तरफ ही ले आओ, सबको एक तरफ ले आओ, तो ये ऐसा हो जाएगा 40 माइनस 12 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22a²। ठीक है, ये ab इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर प्लस में है प्लस 4ab है, इधर आके माइनस होगा, तो माइनस 25ab, और फिर ये जो माइनस b है इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 3b² इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। एग्जाम में तो ऑल्दो a और b का वैल्यू दिया रहेगा, तो a और वैल्यू b का वैल्यू पुट करके हम आंसर ला सकते हैं, बट यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब फटाफट से बताओ ये इक्वेशन कैसे सॉल्व हो सकता है। 28 होगा, कहां पर 28 होगा, अच्छा यहां पर, हाँ यस, 28a² माइनस 25ab प्लस 3b²। अब एग्जाम में क्या होगा बच्चों, ए और बी का वैल्यू दिया रहेगा। अब यहां पर तो दो वैल्यू आएगा, वैसे यहां पर तो वैसे दो वैल्यू आएगा। ठीक है, ए और बी का वैल्यू दिया रहेगा, तो आप उसको डायरेक्टली पुट इन करके आंसर निकाल सकते हो यहां तक सॉल्व कर लेने के बाद। ठीक है, यहां तक सॉल्व कर लेने के बाद आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। पर ये इक्वेशंस कैसे सॉल्व होते हैं आपको पता है ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व होते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, जहां पर आपको कॉमन निकालना होता है बीच वाले टर्म को स्प्लिट करके। अच्छा देखो, ये मल्टीप्लाइड बाई ये कितना आ रहा है, 28 इंटू 3, 28 इंटू 3, ये आता है 84। ए इंटू सी के नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से बीच वाले टर्म को आप कुछ को इस प्रकार से तोड़ना होता है, बीच वाले टर्म को आपको कुछ इस प्रकार से तोड़ना होता है कि उसको हम प्लस माइनस करें तो वापस यही आ जाए, और उसको हम मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर आ जाए। तो वो आएगा बच्चों 21 इंटू 4 करने से। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। बेसिकली ना ये वाले क्वेश्चन में करना ही नहीं पड़ता स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। रुको, ये स्टेप अभी के लिए स्किप कर देते हैं हम। रुको, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, देखो 40a² माइनस 4ab, ये 4ab जो था वो इधर आ गया। ठीक है, माइनस 21ab प्लस 3b²। ठीक है, ये b इधर आ गया, 3 हो गया। ठीक है, प्लस हो गया तो 3 हो गया, इज इक्वल टू 0। अब देखो यहीं से ये सॉल्व हो जाएगा, इसको और इसको जो भी चीज कॉमन मिल रही बाहर निकालो। ठीक है, तो यहां पर आपको मिलेगा 4 कॉमन और a कॉमन, अंदर क्या बचेगा 10a माइनस b। ठीक है, यहां पर क्या कॉमन मिल रहा है, यहां पर मिल रहा है माइनस 3b कॉमन। तो 3 7 जा 21a प्लस b इज इक्वल टू 0। ये ऐसे कॉमन निकलेगा, फटाफट से बताओ, बोलो 12ab कहां गया, 12ab है कहां, अच्छा यहां पर सॉरी, हाँ 12a है ना वो, 28 29 30 4 7 जा 28 a माइनस, हाँ तो 7a माइनस b 4a माइनस 3b इज इक्वल टू 0। अब एक एक करके दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे, 7a माइनस बी इज इक्वल टू 0, 4a माइनस 3b इज इक्वल टू 0। तो
निकालना क्या था, a इज टू बी का वैल्यू निकालना है। तो यहां पर देखो 7a इज इक्वल टू बी, यानी सिंपल शब्दों में a बाय बी इज इक्वल टू 1/7 आएगा। और यहां पर 4a इज इक्वल टू 3b, तो a बाय बी इज इक्वल टू 3/4 आएगा। तो ये दो आंसर आपके आ गए a बाय बी के, ठीक है, दिस टू आंसर। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तब ए और बी के वैल्यूज आपको ऑप्शन में दिए हुए होंगे, आपको ऑप्शन से तब खेल लेना है, डायरेक्टली ए इज इक्वल टू समथिंग, बी इज इक्वल टू समथिंग लेके सॉल्व कर लेना है। बट ये वाला क्वेश्चन इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन था, मैंने आपको प्रॉपरली सॉल्व करके बता दिया। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यहां पर करना नहीं पड़ा, क्योंकि डायरेक्टली कुछ वैसी ही वैल्यूज बन के आई, ऐसी ही कुछ वैल्यू डायरेक्टली बन के आई क्वेश्चन में, जिससे स्प्लिट नहीं करना पड़ा मिडिल टर्म को। ठीक है, फटाफट से बताओ कहीं पर डाउट है क्या? नितिन बोल रहे हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है, मैथमेटिकली इट्स पॉसिबल कि वो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करें, जो कि 25 है ना, तो उसको 21 और 4 में, पर करना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि उस तरीके से क्वेश्चन को बनाया गया है, करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर हम वेरिएबल्स को इग्नोर करें तो कर जरूर सकते हैं, पर करना पड़ेगा नहीं। पिया बेटा जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में मिडिल टर्म स्प्लिट करने की। देखो मैं तुम लोग को बता रहा हूं, जहां जहां पर, ध्यान से सुनो मेरी बात, जहां जहां पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, जहां जहां पर स्प्लिट, नितिन वही बता रहा हूं मैं, जहां जहां पर कंपल्सरली कुछ ऐसी जगह आ सकती है जहां कंपल्सरी कंपल्सरी स्प्लिटिंग टर्म मिडिल टर्म यूज करना पड़ेगा, वहां पर मैं तुम लोग को मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं करवाऊंगा, मैं तुम लोग से डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज करवाऊंगा, -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये स्प्लिटिंग टर्म मिडिल टर्म का एक बहुत बेहतरीन ऑल्टरनेटिव है। तो जिस भी बच्चे का दिमाग एग्जाम में ना चल रहा हो कि मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट होगा, तो मैं बोलता हूं बस ये फॉर्मूला याद रखो, बस ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का एक जबरदस्त ऑल्टरनेटिव है। ठीक है, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो भूल जाओ, मारो गोली, कुछ होता ही नहीं है, वो कुछ नहीं होता। ठीक है, आपको सीधा ये यूज करना है। तो वैसे भी मैं करवाऊंगा नहीं मिडिल टर्म स्प्लिट तुम लोग से, तो अब यहां पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को तो भूल जाओ। दूसरी बात, एग्जाम में भी इतना दिमाग लगाना ही नहीं है, ए और बी का वैल्यू होगा, समझो इस बात को, इस बात को समझो। एग्जाम में भी इतना बुद्धि नहीं लगाना है हमको कि बैठ के हम ये सोच रहे हैं क्या कॉमन ले, कैसे कॉमन ले। ए और बी का एमसीक्यू में वैल्यू दिया होगा, वो वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे और आंसर लेके आएंगे। स्टिल आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, स्टिल। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन, ए बाय बी का वैल्यू हमको चाहिए। ओके, देखो हमने किया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ये वैल्यूज आई, ये दोनों सॉल्व करके हुआ -21ab, ये दोनों सॉल्व करके हुआ 4ab प्लस में। इन सबको उठा के यहां ले आए, क्योंकि हमको चाहिए कॉमन में, सारी चीजें हमको जो जो कॉमन में निकल सकती है। तो 40a स्क्वायर माइनस कर देंगे, क्योंकि ये यहां प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 40 माइनस 12 28a स्क्वायर हो जाएगा। 4ab यहां प्लस में था, इधर लाके बस हमने माइनस में लिख दिया उसको। 21ab यहां पर पहले से बैठा हुआ था, और 2b स्क्वायर, यहां पर ये b स्क्वायर नेगेटिव है, इधर आके प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 1 + 2 3b स्क्वायर हो गया। ओके, अब हमने इसको इस तरीके से जमाया कि हम चीजों को कॉमन निकाल सके। एग्जाम में अगेन बोल रहा हूं नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ए और बी का वैल्यू दिया होगा। ठीक है, तो अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हमने लिया 4 और ए कॉमन, तो अंदर क्या बचा, 7 4 जा 28, 28 और एक ए बच गया, यहां पर 4a ले लिए तो एक बी बच गया। ठीक है, तो 7a माइनस बी, माइनस यहां पर से हमने 3b कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा, 7 3 जा 21 और अंदर में एक ए बच गया, यहां पर 2b था तो एक बी बच गया और 3 तो बाहर चला गया। तो ये 7a माइनस बी, 7a माइनस बी हमने ले लिया यहां से कॉमन, क्योंकि दोनों में है, दोनों में है, तो हमने यहां से इन दोनों को ले लिया कॉमन, और ये जैसी कॉमन बाहर आया, अंदर क्या बचा, 4a माइनस 3b बचा। ठीक है, अंदर में, तो 4a माइनस 3b, 7a माइनस बी। अब एक बार इसको जीरो से इक्वेट करेंगे, एक बार इसको जीरो से इक्वेट करेंगे, तो एक बार a बाय बी की वैल्यू ये आएगी, एक बार a बाय बी की वैल्यू ये आएगी। ठीक है, हो सकता है ऑप्शन में दोनों दिया हो सकता है ऑप्शन में कोई एक दिया हो। ठीक है, दोनों में से कोई एक दिया हो, आपको a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 7 एज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, जैसा हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4 सॉल्व कर लेना है। फटाफट से बताओ, क्लियर?
बोलो। हाँ, रफ पेपर होता है अभिषेक सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ऋषभ बोल रहा है फॉर्मूला यूज करने से अच्छा। मैं स्प्लिटिंग टर्म कर लूं? नहीं नहीं, फॉर्मूला बेटर है। आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू ऋषभ चेंज होगा, देखना आगे चल के, ठीक है। ओके, आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होगा। मेरे को पता है जिन बच्चों को ये फॉर्मूला पता है, -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वो बच्चे ये फॉर्मूला ही प्रिफर करते होंगे ओवर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्यों? क्योंकि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में थोड़ा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है और फॉर्मूले में दिमाग नहीं लगाना पड़ता, ये फायदा है। तो फॉर्मूला कंपैरेटिवली कम टाइम लेता है क्योंकि दिमाग तो लगाना ही नहीं है, सीधा फॉर्मूले में वैल्यू डालो आंसर निकालो, है ना। तो फॉर्मूला इज बेटर। चलो, लास्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर। देखो, मैं इसको भी एलडीआर मार्क नहीं कराऊंगा क्योंकि ये बहुत इजी हो जाएगा जब ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये एलडीआर नहीं है, ये भी एलडीआर नहीं है, ये एलडीआर है, इसको मार्क करो एलडीआर। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आया तो भी ऐसा ही दिखेगा, ये अगर एमसीक्यू में आया तो भी ऐसे ही सॉल्व होगा। तो ये एलडीआर है, ये भी एलडीआर नहीं है, ये एमसीक्यू में आके बहुत ईजी हो जाएगा और ये भी एमसीक्यू में आके बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन अभी तक एलडीआर में गया है, ठीक है। भैया ए बाय बी में कौन सा वैल्यू लेंगे, दोनों पॉजिटिव आ रहा है। नहीं, एग्जाम में अगर दोनों दिया है तो वाला ऑप्शन टिक करोगे और अगर कोई एक दिया हुआ है तो वो एक को टिक करोगे, सिंपल, ठीक है। चलो, लास्ट क्वेश्चन बच्चों, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो। अ डीलर मिक्सेस टी कॉस्टिंग 6.92 पर केजी, ठीक है। ध्यान से देखो, ध्यान से। एक डीलर है वो मिलाता है क्या, चाय, ओ, जिसकी कॉस्ट 6.92 पर केजी है, विथ टी कॉस्टिंग 7.77 पर केजी एंड सेल द मिक्सचर एट 8.8 पर केजी और अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 17.5% ऑन हिज सेल्स प्राइस। इन व्हाट प्रोपोर्शन डज ही मिक्स देम। तो क्या बोल रहा है, एक डीलर है, समझो पहले क्वेश्चन को समझो। ये डीलर है बड़ा होशियार, ये डीलर है बड़ा होशियार, इसका दिमाग ज्यादा चलता है, ठीक है। ये बल्ब है, बल्ब जैसा दिख रहा होगा तुम लोग को, बल्ब जैसा दिख रहा है ना। बेटा मैं ड्राइंग मास्टर हूं, तुम लोग को पता नहीं है। ये है बड़ा होशियार, है टमाटर बड़े मजेदार, है टमाटर बड़े मजेदार। हम्म तो ये डीलर होशियार कैसे है, ये चाय पत्ती बेचता है, तुम लोग को पता होगा, टी लीव्स, चाय पत्ती बेचता है, ठीक है। अब ये जो चाय पत्ती बेचता है, हाँ ये कर लो पहले, ठीक है। ये जो चाय पत्ती बेचता है, इसमें गणित क्या कर रहा है समझो। एक चाय पत्ती वो खरीद के ला रहा है 6.92 पर केजी में और एक चाय पत्ती वो खरीद के ला रहा है 7.7 में। एक खरीद के ला रहा है 6.92 पर केजी में और एक खरीद के ला रहा है 7.77 पर केजी के भाव से। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब समझो, ये क्या कर रहा है, दोनों को मिलावटी कर रहा है। क्या कर रहा है, दोनों को मिक्स कर रहा है, मिक्स। किस रेशो में मिक्स कर रहा है नहीं पता, नहीं पता, x:y में मिला रहा होगा, नहीं पता कितने में मिला रहा है, ठीक है। पर इसको मिला के जो मिक्सचर रेडी हो रहा है उसको वो कस्टमर्स को बेच रहा है, यानी हमारी प्यारी मम्मियों को बेच रहा है 8.80 में। मम्मी जाती है भरोसा करके खरीदने के लिए, मम्मी को क्या पता ये तो मिलावटी सामान है। भैया मम्मी को सब पता है, आपको नहीं पता होगा, हाँ ये बात सही है, मम्मी को सब पता होगा, हमें नहीं पता। तो अब हमें ये बताना है कि ये एक्स और वाई क्या है। क्वेश्चन समझ में आया, फटाफट से बताओ, क्वेश्चन समझ में आया। हमें ये बताना है कि एक्स और वाई क्या है, बोलो। यस, अब ये क्वेश्चन बच्चों तुम्हारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा, पर इसके लिए ना मेरे को तुमको एक ऐसी ट्रिक बतानी है जो फाउंडेशन में, मैथ्स में, अकाउंट्स में, इंटर में, अकाउंट्स में, कॉस्टिंग में, फाइनल में, एफआर, एसएफएम, ये सारे सब्जेक्ट में यूनिवर्सल ट्रिक बतानी है जो यूज में आने वाली है। और ये ट्रिक तुम्हारे सामने मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। वो ट्रिक मैं एक बार तुमको बता दिया तो तुम्हारा काम बन गया फाइनल तक। और उसके बाद भी, उसके बाद भी देखो, मैं सीए हूं, मेरा तो फाइनल हो गया,
पर क्योंकि मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूं, हो सकता है तुम में से कई सारे बच्चे, हो सकता है अभी तुमने अभी करियर ना डिसाइड किया हो, पर तुम्हारा मन करे हम भी टीचिंग में आएंगे, हो सकता है, तो तुमको भी काम आएगा, फाइनल के बाद भी काम आएगा, अपने बच्चों को बताओगे ट्रिक। मेरी कॉपीराइटेड ट्रिक तो नहीं है कि नहीं नहीं बताना, मैं तो चाहूंगा बताओ, सबको बताओ, फैला दो, जितना ज्यादा बेनिफिशियल उतना अच्छा, ठीक है, बहुत काम आती है ट्रिक। तो वो ट्रिक मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है, देखो क्या है वो ट्रिक। सॉरी, ट्रिक क्या है बच्चों, बेसिकली ना एक कॉमन सेंस है जिसको हम शॉर्टकट लगा के यूज करते हैं, एक कॉमन सेंस है, सारे बच्चे मेरा साथ देंगे। मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूं, अगर मैं आपसे कहता हूं कि प्रॉफिट इज इक्वल टू है 20% ऑन कॉस्ट, फटाफट से बताओ इसका मतलब क्या हुआ। पूरा कॉन्सेंट्रेशन बोर्ड पे, पूरा कॉन्सेंट्रेशन इस व्हाइट कलर के बोर्ड में। अगर प्रॉफिट है बच्चों 20% ऑन कॉस्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ, बताओ बताओ फटाफट से बताओ, इसका मतलब क्या हुआ। प्रॉफिट है 20% ऑन कॉस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट। अरे बताना नहीं है तुम लोग को भाई, इसका मतलब बताना है बस। इसका मतलब भैया सिंपल है, इसका मतलब ये है कि हमारा प्रॉफिट कॉस्ट जितना भी होता है उसका 20% होता है, सिंपल, उसका 20% होता है, सिंपल। कुछ बच्चों को ट्रिक पता है, वेरी गुड, ओके। तो इधर देखो, इधर देखो, आपको जिस भी चीज का परसेंटेज क्वेश्चन में दिया होता है, चाहे मैथ्स कर रहे हो, कॉस्टिंग कर रहे हो, अकाउंट्स कर रहे हो, आपको जिस भी चीज का परसेंटेज क्वेश्चन में दिया रहता है, उस चीज को हमेशा 100 एज्यूम कर लिया करो, 100 एज्यूम कर लिया करो, क्योंकि परसेंटेज वाइज 100% इज द आंसर होता है, ठीक है, 100%, परसेंटेज मीन्स 100 होता है, ठीक है। तो जो भी चीज का परसेंटेज आपको दिया होता है, दो ही चीज का दिया हो सकता है, कॉस्ट का या सेल्स का, उसको आप 100 एज्यूम कर लिया करो, ओके। तो अब सारे बच्चे बताओ, अगर कॉस्ट मैंने 100 एज्यूम कर लिया, ध्यान से देखना ना, तो प्रॉफिट कितना होगा मेरा, प्रॉफिट होगा 20% ऑन कॉस्ट, यानी कि 20% ऑफ 100, तो ये आ जाएगा 20। हाँ जी, तो मैंने पूछा बताओ सेल्स कितना होगा, मैंने पूछा बताओ सेल्स कितना होगा, तो आपने कहा भैया कॉस्ट है 100 प्लस प्रॉफिट, तो कॉस्ट है 100, प्रॉफिट है 20, तो भैया सेल्स हो गई 120, भैया सेल्स हो गई 120, यस। तो बच्चों मैंने आपसे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट 20% है, हाँ, तो मुझे बताओ प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स कितना होगा। मैंने पूछा बताओ प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स कितना होगा, तो आपने कहा भैया इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन सेल्स, तो भैया प्रॉफिट है 20 और सेल्स है 120, तो ये कितना आ रहा है, फटाफट से बताएंगे सारे बच्चे, ये कितना आ रहा है, बोलो कितना आ रहा है, प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100, हाउ मच, हाउ मच इट इज, 16.67%, 16.67%। तो ये एक तरीका हो गया इसको निकालने का। इसका उल्टा एग्जांपल लेते हैं एक बार, इसका उल्टा लेते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑन सेल्स। अब सारे बच्चे बताओ इस बार मैं किसको 100 एज्यूम करूं, कॉस्ट को या सेल्स को, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ, कॉस्ट को 100 एज्यूम करूं या सेल्स को 100 एज्यूम करूं। भैया सेल्स को इस बार 100, क्योंकि जिसका परसेंटेज दिया रहता है आपको उसको 100 एज्यूम करना है, तो मैंने कहा सेल्स इज इक्वल टू 100, ओके। व्हाट इज प्रॉफिट, व्हाट इज प्रॉफिट, 20% ऑफ सेल्स, तो ये आ जाएगा 20। मैंने पूछा व्हाट इज कॉस्ट, तो भैया कॉस्ट इज वेरी सिंपल, सेल्स में से प्रॉफिट हटा दो, सेल्स में से आप जितना प्रॉफिट कमा रहे हो वो हटा दो तो कॉस्ट पता चल जाएगी। 100 रुपए सेल्स है, 20 रुपए प्रॉफिट है, कॉस्ट आ गया 80। तो अब मैंने पूछा बताओ व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो आप बोलोगे भैया प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट ले लो इंटू 100, तो प्रॉफिट है 20, कॉस्ट है 80, इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा,
कितना आ जाएगा फटाफट से बताओ? 25%। 25% इज द आंसर। अब मेरे को बताओ कॉन्सेप्चुअली ये बात दिमाग में फिट बैठ गई क्या? और ये दो के अलावा कोई तीसरा केस इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। इन दोनों के अलावा कोई तीसरा केस इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। या तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया रहेगा, या तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स दिया रहेगा। सिंपल। अब सुनो, अब ये तो ठीक है, ये तो कॉन्सेप्चुअली हमको समझ में आ गया। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा हमारे पास कि हम इतना लंबा कैलकुलेशन करें। एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा, ठीक है। सेल्स में परसेंटेज से एक बार और रिपीट करो। ये देखो आशीषा बेटा, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑन सेल्स। मैंने कहा जिसका परसेंटेज दिया रहता है उसको 100 एज्यूम किया करो। जिसमें परसेंटेज दिया रहता है उसको 100 एज्यूम करो। तो अगर आपका सेल्स 100 है तो प्रॉफिट कितना है? 20% ऑफ सेल्स है। तो 20% ऑफ सेल्स आप ले लोगे, प्रॉफिट आ गया 20। आपको पता है सेल्स इज इक्वल टू क्या होता है? सेल्स इज इक्वल टू होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होगा? सेल्स माइनस प्रॉफिट। तो सेल्स माइनस प्रॉफिट करने से मेरे को पता चल गई कॉस्ट। सेल्स मैंने 100 एज्यूम किया था, प्रॉफिट है 20, तो कॉस्ट आ गया 80। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बताना है, मतलब हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं अगर हम कॉस्ट के बेसिस पे निकाले तो 20 रुपए कमा रहे हैं, 80 रुपए कॉस्ट है, तो 25% आंसर। फटाफट से बताओ सबको क्लियर है क्या? तो मैं आगे बढ़ूं। ओके डन। अब मैं इसी की ट्रिक बता रहा हूं ना। अब ये मैंने कॉन्सेप्चुअली आपको समझा दिया है, तो नाउ आई एम फ्री। मैं बेटा ऐसे टीचर नहीं हूं कि मैं सीधा ट्रिक बता दूं। मैं पहले उस चीज के पीछे का लॉजिक बताता हूं, लॉजिक के बाद में ट्रिक बताता हूं, ताकि बच्चों को कभी अगर ट्रिक समझ में ना आए, अगर वो ट्रिक अप्लाई ना कर पाए, तो उनको लॉजिक भी पता हो। ठीक है, तो वो एग्जाम में फंसने के उनके चांसेस कम हो जाते हैं यहाँ पर। अब ध्यान से सुनो, ठीक है भैया। कैन वी डू सेल्स upon 120 into 100? Manish, we can do lots of things. That's his proportionate method, okay? But right now I'm focusing on trick, okay? अभी मैं ट्रिक बताना चाहता हूं, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू प्रोपोर्शनेट मेथड, बट अभी मैं ट्रिक बता रहा हूं। देखो इधर देखो, हाँ अभिषेक मिल जाएगी, अभिषेक डब्लू, ये शीट मिल जाएगी जिसमें मैं लिखता हूं। देखो इधर देखो, इधर देखो प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, ट्रिक क्या है ध्यान से सुनो। अगर आपको क्वेश्चन ने दिया है 20% ऑफ कॉस्ट, अगर आपको क्वेश्चन नहीं दिया है 20% ऑफ कॉस्ट, तो सबसे पहले आपको इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सारे बच्चे बताओ 20% का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन में? कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे भैया? 20% का मतलब होगा 20/100। 20% का मतलब क्या है? 20/100 है 20% का मतलब। तो इसको फ्रैक्शन में निकालोगे 1/5 ऑफ कॉस्ट। सबसे पहला काम आपका यही है कि आपको इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। एक्सक्यूज मी, ठीक है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। ओके, तो ये हो गया 1/5। तो 1/5 ऑफ कॉस्ट आपका क्या है? प्रॉफिट है। आपका प्रॉफिट कितना है? 1/5 ऑफ कॉस्ट है। अब ध्यान से सुनना, 1/5 ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू, अभी हम लोग यहां निकाल क्या रहे थे? हम ये निकाल रहे थे कि अगर प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट है, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स? क्या निकाल रहे थे? अगर प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स है, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट? अच्छा, ऐसा करते क्यों है? क्योंकि बच्चों एग्जामिनर जो है वो इतना होशियार है, आपको प्रॉफिट का परसेंटेज सेल्स में बताएगा और डेटा कॉस्ट का दिया रहेगा। समझ रहे हो? इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी? इस ट्रिक की जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि आपको प्रॉफिट का परसेंटेज सेल्स पे बता के रखेगा और डेटा आपको कॉस्ट का दिया रहेगा। तो अब प्रॉफिट परसेंटेज तो सेल्स पे दिया है, तो आपको इसको पहले कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप इस कॉस्ट में प्रॉफिट परसेंटेज लगा पाओगे। इसलिए ये सीखना जरूरी है। तो हमको चाहिए कि अगर 20% ऑन कॉस्ट है, 20% ऑन कॉस्ट है, तो सेल्स पे कितना होगा? तो पहला स्टेप नंबर 1, न्यूमरेटर को सेम रख दो। एस मतलब सेल्स है ना, यहां पर न्यूमरेटर को सेम रख दो, है न्यूमरेटर को सेम रख दे, हाँ। और डिनोमिनेटर में कर दो कॉस्ट का न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। उल्टा बोल दिया मैं, डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर लिखा हूं मैं, ठीक है। तो न्यूमरेटर दोनों का सेम रहेगा, न्यूमरेटर
दोनों का सेम रहेगा। और डिनोमिनेटर में क्या करना है, जो कॉस्ट का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर था दोनों को ऐड करके लिख देना है, बस आ गया आंसर, आ गया आंसर। भैया प्रूव योर, पहले बताओ ये समझ में आया, ये जो मैं अभी बोला ये समझ में आया? तो ये आंसर क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 1/5C इज इक्वल टू 1/6 ऑफ सेल्स, यानी कि प्रॉफिट। सुनो सुनो सुनो, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, 20% ऑन कॉस्ट का मतलब होता है 1/5 ऑफ कॉस्ट। प्रॉफिट है 1/5 ऑफ कॉस्ट। मुझे जानना है व्हाट इज द प्रॉफिट ऑन सेल्स, मुझे जानना है व्हाट इज द प्रॉफिट ऑन सेल्स। कैसे जानूंगा, न्यूमरेटर को सेम रख दो, ये ट्रिक है ना, न्यूमरेटर को सेम टू सेम रहने दो, और डिनोमिनेटर में जो इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर था दोनों को ऐड करके लिख दो। यहां पर डिनोमिनेटर में इसका जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर था दोनों को ऐड करके लिख दो। बोलो अब समझ में आया? क्या निकाल रहे हैं, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स निकाल रहे हैं। क्वेश्चन में कॉस्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन में परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया हुआ है, हम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स निकाल रहे हैं। ठीक है, अब बोलो समझ में आया क्या? समर समझ में आया? हाँ, अब सुनो, अब इधर देखो इधर देखो इधर देखो, धीरे धीरे जा रहे हैं हम, वेरी स्लो कछुए हम लोग, ठीक है, वी आर टर्टल्स, स्टिल वी आर गोइंग टू विन द रेस, ओके। अब मैं बोल रहा हूं, चलो वापस आओ, एक बार वापस आओ, सेल से वापस कॉस्ट में आओ, कैसे आओगे? 1/6 ऑफ सेल्स आया ना, 1/6 ऑफ सेल्स आया ना, अब सेल से वापस कॉस्ट पे जाना है, सेल से वापस कॉस्ट पे जाना है, तो न्यूमरेटर भैया सेम रख देंगे, हमें याद है, हमें याद है न्यूमरेटर हमेशा सेम रखना है, जो इसका न्यूमरेटर था वो इसका भी न्यूमरेटर होगा। अब बताओ डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, जब कॉस्ट से सेल्स जा रहे थे तो दोनों को प्लस कर रहे थे, अब बताओ सेल्स से कॉस्ट वापस जा रहे हैं तो डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, ठीक है, माइनस होना चाहिए। तो इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से माइनस करके लिखोगे यहां पर, ठीक है, तो दैट इज 6 - 1, 6 - 1। भैया भैया पर इसको याद कैसे रखेंगे, भैया पर इसको याद कैसे रखेंगे, सुनो ना, मुझे बताओ ना, कॉस्ट बड़ा होता है या सेल्स बड़ा होता है, सारे बच्चे बताओ। मेजॉरिटी केस में, मेजॉरिटी अनटिल अनलेस आप अपनी सेल्स लॉस में ना कर रहे हो, मेजॉरिटी केस में कॉस्ट बड़ा होता है या सेल्स बड़ा होता है, बताओ। सेल्स बड़ा होता है। तो अब बताओ कॉस्ट से सेल्स के पास जाना हो तो कुछ बढ़ना चाहिए या कुछ कम होना चाहिए, फटाफट से सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में। कॉस्ट से सेल्स के पास जाना है तो कुछ बढ़ना चाहिए या कुछ कम होना चाहिए, बताओ। कुछ बढ़ना चाहिए, तो कॉस्ट से सेल्स में जाएंगे तो ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, बेसिकली डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर बोल लो, ठीक है। और सेल्स से कॉस्ट आएंगे तो ये तो छोटा होगा, सेल्स से कॉस्ट वापस आएंगे तो ये छोटा होगा, तो किसी बड़ी चीज को छोटा करना है तो क्या करना पड़ता है, माइनस। किसी बड़ी चीज को छोटा करना है तो क्या करना पड़ता है, माइनस, कुछ हटाना पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से माइनस कर दोगे, ठीक है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से माइनस कर दोगे, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। तो अब बच्चों में कुछ मिसलीनियस एग्जांपल्स आपसे पूछता हूं, आपको मुझे बताना पड़ेगा कि उसका आंसर क्या होगा। चलो ऐसे एग्जांपल्स, ठीक है, बताओ। अगर सेल्स 25% ऑन कॉस्ट है तो बताओ क्या होगा इसका आंसर, ऑन सेल्स कितना होगा बताओ। बताओ कम ऑन।
ओके, मेजोरिटी बच्चों का आंसर सही है, पर कुछ बच्चों का आंसर अभी भी गलत आ रहा है, तो मैं बताता हूँ। 20% आंसर बता रहे हैं मेजोरिटी बच्चे। देखो, सबसे पहले हमें इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 25% का मतलब होता है 25/100। इसका मतलब होता है 1/4। तो प्रॉफिट है 1/4 ऑन कॉस्ट। इसको मुझे निकालना है ऑन सेल्स। तो न्यूमरेटर सेम रख दूंगा, डिनोमिनेटर में कॉस्ट से सेल्स जा रहे हैं तो कुछ ऐड होना चाहिए। ऐड होना चाहिए मतलब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। तो ये हो गया 1/5 ऑफ सेल्स। 1/5 ऑफ सेल्स हो गया। और 1/5 ऑफ सेल्स को परसेंटेज में निकालो। 1/5 ऑफ सेल्स को परसेंटेज में निकालो, क्या आएगा देखो। 1/5%, 20% आंसर। तो 20% ऑन सेल्स आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा? 20% ऑन सेल्स। अब बताओ, जिसका आंसर गलत आ रहा था उनको समझ में आया? जिन बच्चों का आंसर नहीं आया था या गलत आया था उनको समझ में आया? बोलो अभिषेक कुमार। ओके, यस। नेक्स्ट एग्जांपल, 25% ऑन सेल्स। 25% ऑन सेल्स। 25% ऑन सेल्स। वेरी वेरी गुड। 100% एक्यूरेसी से आ रहा है आंसर। इस बार आंसर इज 100% एक्यूरेट। ओके गुड, मतलब सीख गए। तो सबसे पहले मुझे 25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 1/4। 1/4 ऑफ सेल्स है, मुझे पता है न्यूमरेटर तो सेम होगा। न्यूमरेटर तो सेम होगा, डिनोमिनेटर में सेल्स से कॉस्ट जा रहा हो तो कुछ कम होना चाहिए। कुछ कम मतलब माइनस कर दो, तो 4 - 1। तो ये हो गया 1/3 ऑन कॉस्ट। और 1/3 ऑन कॉस्ट का मतलब 33.33%। डन बच्चों, डन। यस भैया। बताओ, 2/7 प्रॉफिट इज इक्वल टू 2/7 ऑन सेल्स। तो व्हाट इज प्रॉफिट ऑन कॉस्ट? व्हाट इज प्रॉफिट ऑन कॉस्ट? ओके, देखो 2/7 ऑन सेल्स है, तो न्यूमरेटर तो सेम रख दूंगा मैं। न्यूमरेटर तो सेम रख दूंगा। सेल्स से कॉस्ट जाना है तो कुछ कम होना चाहिए। कम होना चाहिए तो डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2/5 ऑन कॉस्ट। और 2/5 ऑन कॉस्ट का मतलब 40% ऑन कॉस्ट। 2/5 का मतलब होता है 20%। कैलकुलेटर में निकाल लो, 2/5 इंटू 100। 2/5% इज 40%। डन। 17.5% ऑन सेल्स। 17.5% ऑन सेल्स। तो ऑन कॉस्ट कितना होगा?
ये देखो कैलकुलेटर में आंसर दिख रहा है और आई एम सो हैप्पी कि सारे बच्चों का सेम आंसर आया, सारे बच्चों का सेम आंसर आया जो मेरे कैलकुलेटर पे दिख रहा है, 21.21%। कुछ बच्चों का पॉइंट्स में डिफरेंस है बस। कैसे आएगा देखो, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 17.5 अपॉन 100। अब इसको और तोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत अजीब सा फिगर है, बहुत अजीब सा फिगर है, तो इसको और तोड़ने की जरूरत नहीं है। हमारे पास कैलकुलेटर है, हम ऐसी फिगर्स को कैलकुलेटर में निकाल सकते हैं, तो इसको और तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसको ले लो 17.5 अपॉन 100s। तो न्यूमरेटर तो सेम ले लूंगा, न्यूमरेटर तो सेम ले लूंगा, डिनोमिनेटर क्या होगा, सेल्स से कॉस्ट जा रहे तो कुछ कम होना चाहिए, तो कम होना चाहिए मतलब डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर कर दो, तो ये आएगा कितना, ये आएगा 82.5, 17.5 सी। इसको यहां पर आप छोड़ सकते हो डायरेक्टली 17.5 अपॉन 82.5 सी, या आप इसको परसेंटेज में निकाल सकते हो जो कि आएगा 17.5 डिवाइड मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू 21.21% ऑन कॉस्ट। अब बताओ एब्सोल्युटली क्लियर हो गया क्या यूज केस ऑफ दिस फॉर्मूला। अभी मैं एक और एग्जांपल लू, अगर 3/8 ऑन कॉस्ट है तो बोलो सेल्स पे कितना होगा, 3/8 ऑन कॉस्ट है तो सेल्स पे कितना होगा, बोलो बोलो, कम ऑन, अब तो एकदम फास्ट आना चाहिए आंसर, एकदम फास्ट। 3/8 ऑन कॉस्ट, फ्रैक्शन में ही बता दो आंसर, फ्रैक्शन में ही बता दो। तो भैया न्यूमरेटर सेम होगा, न्यूमरेटर सेम होगा, डिनोमिनेटर कॉस्ट से सेल्स जा रहे हैं तो कुछ ऐड होगा, कॉस्ट से सेल्स जा रहे हैं तो कुछ ऐड होगा, तो 8 9 10 11, ठीक है, तो ये हो गया 11, 3/11, ठीक है। मैंने कहा 2/9 ऑन कॉस्ट कितना होगा, फ्रैक्शन में ही बताओ आंसर, फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में ही बता दो आंसर। 2/9 ऑन कॉस्ट, हाउ मच ऑन सेल्स, वेरी गुड भैया, ये सेम रहेगा, ठीक है, और कॉस्ट से सेल्स जा रहे हैं तो ऐड हो जाएगा 2/11, ठीक है। 1/15 ऑन सेल्स, 1/15 ऑन सेल्स, फ्रैक्शन में बताओ ना आंसर, फ्रैक्शन में बताते जाओ आंसर, वेरी गुड। तो भैया 1/कॉस्ट, सेल से कॉस्ट जा रहे तो कुछ माइनस होना चाहिए, सेल से कॉस्ट जा रहे तो कुछ माइनस होना चाहिए, तो 15 - 1, ठीक है। 23.62% ऑन सेल्स, बोलो 23.62% ऑन सेल्स, फ्रैक्शन में बताना मेरे को आंसर, मेरे को आंसर फ्रैक्शन में जानना है। 23.62%, ऐसा आड़ा टिल्चा अगर परसेंटेज दिया हुआ है तो क्या करोगे, मेरे को आंसर फ्रैक्शन में ही बताओ ना, परसेंटेज में मत बताओ, परसेंटेज तो निकाल सकते हैं हम, फ्रैक्शन में मेरे को एक्यूरेसी चेक करनी है। यस, ऊपर तो भैया सेम हो जाएगा, ऊपर तो सेम हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 100 - 23.62, क्योंकि सेल से कॉस्ट आ रहे तो कुछ माइनस होना चाहिए, तो 23.62 डिवाइडेड बाय 76.38 ऑफ कॉस्ट। अब इसका जो भी परसेंटेज आएगा, इसका जो भी परसेंटेज आएगा, तो अब एब्सोल्युटली क्लियर हो गया ना ये वाला ट्रिक, ये ट्रिक अब दिमाग में बैठ गया। अब ये सब जगह यूज होगा, मैथ्स, अकाउंट्स, कॉस्टिंग, एसएफएम, एफएम, सब जगह यूज होगा, बैठ गया दिमाग में। ये था इसके पीछे के लॉजिक्स, ये थे इसके पीछे के लॉजिक्स, और ये था एक्चुअल ट्रिक का इंप्लीमेंटेशन, एक्चुअल ट्रिक का ये था इंप्लीमेंटेशन। ओके डन। अब आते हैं हम वापस से अपने ये वाले क्वेश्चन में, अब हम ये वाले क्वेश्चन में वापस आते हैं, ठीक है। तो देखो, लेट अस फर्स्ट फाइंड, लेट अस फर्स्ट फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, हमको सेलिंग प्राइस दिया है और प्रॉफिट ऑन सेल दिया हुआ है, प्रॉफिट ऑन सेल्स दिया हुआ है, ये देखो, अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 17.5% ऑन हिज सेल प्राइस, और हमको सेल प्राइस दिया हुआ है। तो क्या इस क्वेश्चन में हमको ट्रिक की जरूरत पड़ेगी, पहले ये बताओ, पहले ये बताओ मेरे को, सेल प्राइस ही दिया हुआ है और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स दिया हुआ है, तो ट्रिक की जरूरत पड़ेगी क्या, ट्रिक की जरूरत पड़ेगी क्या बताओ, नहीं पड़ेगी। तो मुझे बताओ, अगर 8.8 सेलिंग प्राइस है, अगर 8.8 सेलिंग प्राइस है और 17.5% उसमें प्रॉफिट है, तो कॉस्ट कितना आएगा बताओ,
सारे बच्चे बताएंगे, प्लीज प्लीज बताओ। 8.8 सेलिंग प्राइस है और प्रॉफिट ऑन सेल्स 17.5% दिया हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? फटाफट से बता दो, फटाफट से बता दो, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? इस क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है, निकालना नहीं पड़ेगा। इस क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है, निकालना नहीं पड़ेगा, निकालना नहीं पड़ेगा। वेरी वेरी गुड। 7.62 कैसे आया? बहुत सिंपल है। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है, कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट। सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट। सेल प्राइस है 8.8 और प्रॉफिट कितना है? सेल प्राइस का 17.5%। सेल प्राइस का 17.5% है प्रॉफिट। इसको माइनस कर दो, 8.8 माइनस 1.54, तो ये आ जाएगा 7.26। अब सुनो, अब ये तो मैंने लॉजिक से बताया, इतना तामझाम एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में तो हम कैलकुलेटर से निकालेंगे ना आंसर, हम टाइम पास करने बैठे हैं क्या एग्जाम हॉल में? नहीं। तो कैलकुलेटर से कैसे निकालेंगे? सेल प्राइस है बच्चों 8.8, सेल प्राइस है 8.8, इसके अंदर प्रॉफिट मिला हुआ है। कितना प्रॉफिट मिला हुआ है? 17.5% का। इसके अंदर प्रॉफिट कितना मिला हुआ है? 17.5% का। तो इस 8.8 में सीधा माइनस करो, डायरेक्ट माइनस क्लिक करो, माइनस 17.5%। डायरेक्ट निकालो कैलकुलेटर से, डायरेक्ट निकालो। फिर से बताता हूं, फिर से बताता हूं। 8.8 है तुम्हारा सेलिंग प्राइस, 8.8 इज योर सेलिंग प्राइस। इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर 17.5% का प्रॉफिट मिला हुआ है। इसके अंदर 17.5% का प्रॉफिट मिला हुआ है, तो डायरेक्ट माइनस करो, माइनस 17.5%। 17.5%, परसेंट दबाना है ना, परसेंट, 17.5%। तो ये आ गया कॉस्ट, ये आ गया कॉस्ट। सारे बच्चे बताओ समझ में आया कैलकुलेटर से कैसे निकलेगा? फटाफट से बताओ, कैलकुलेटर से कैसे निकलेगा? समझ में आया क्या? ये अमाउंट कैलकुलेटर से कैसे निकलेगा? समझ में आया? यस भैया, यस। ओके भैया, डन। तो ये बच्चों निकल गई कॉस्ट प्राइस। अब ध्यान से सुनो, इसको हटाते हैं हम पहले कैलकुलेटर को यहां से। ये कॉस्ट प्राइस निकल गई, ये देखो 7.26 कॉस्ट प्राइस निकल गई। अब हमको पता है, क्या पता है? हमको पता है, क्या पता है? कि ओके, देखो इधर देखो, ये क्या लिखा है वो मैं तुमको समझाता हूं थोड़ी देर में, इन अ ड्यू कोर्स। हमको क्वेश्चन में निकालना क्या था, एक बार याद दिला देता हूं, शायद भूल गए होगे इतने दिन में। इन वॉट प्रपोर्शन डज ही मिक्स देम? तो किस प्रपोर्शन में ये इन दोनों चाय पत्ती को मिलाएगा? किस प्रपोर्शन में ये इन दोनों चाय पत्ती को मिलाएगा? ठीक है, जिससे इन दोनों को मिलाने से, इन दोनों को एक रेशियो में मिलाने से, इन दोनों को एक रेशियो में मिलाने से जो टोटल कॉस्ट बन के आएगी दोनों की, जो दोनों की मिला के टोटल कॉस्ट बन के आएगी, वो बन के आएगी 7.26। वो बन के आएगी 7.26। तो क्या बोला क्वेश्चन ने? ये तो सेलिंग प्राइस है, ये तो सेलिंग प्राइस है। क्वेश्चन ने आपसे पूछा पहली चाय पत्ती का कॉस्ट इतना है, दूसरी चाय पत्ती का कॉस्ट इतना है पर केजी। तो इसको और इसको वो किस प्रपोर्शन में मिलाएगा, x is to y बताओ, जिससे जिससे
इन दोनों की कंबाइंड कॉस्ट 7.26 आएगी। इन दोनों की कंबाइंड कॉस्ट, इन दोनों की कंबाइंड कॉस्ट 7.26 आएगी। बच्चों मैंने तो आंसर ही बोल दिया ऑलमोस्ट। अब कैलकुलेट करके भी मैं ही बताऊं क्या? बताओ ना कितना आएगा, बताओ फटाफट से बताओ कितना आएगा। अब तो कर सकते हो कैलकुलेट कि इन दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए जिससे कंबाइंड कॉस्ट इतनी आए। इंडिविजुअल कॉस्ट दी हुई है, बताओ चलो। मेरा आंसर आ चुका है, मेरा आंसर आ चुका है। चलो बताओ। मैं आपको हाथ पकड़ के बेटा एग्जाम पास कराने के दरवाजे तक ले आया हूं। अब दरवाजा खोल के अंदर आपको घुसना है बस, तो आप इंटर में पहुंच जाओगे। दरवाजा खोल के अंदर घुसोगे तो इंटर में आप पहुंच गए। ठीक है, बताओ ना क्या आ रहा है, चैट बॉक्स में कुछ बोल ही नहीं रहे हो, क्या बात है, क्या दिक्कत है? बताओ चलो बताओ। भैया आप ही बता दो, ठीक है। चलो मैं ही बता देता हूं, मैं ही बता देता हूं बच्चों। देखो इधर देखो, इधर देखो। पहले ये बताओ, पहले ये बताओ, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस तक का सफर सबको क्लियर है? बोलो यस और नो। सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस तक का सफर सबको क्लियर है क्या? पहले ये बता दो। इफ यस देन आई विल प्रोसीड। हाँ क्लियर है, ओके। अब बच्चों ये कॉस्ट किस चीज की है, सोचो ना। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा नहीं बना पाओगे। ये कॉस्ट किस चीज की है? ये है भैया कंबाइंड कॉस्ट ऑफ, कंबाइंड कॉस्ट ऑफ बोथ टी इन एक्स इज टू वाई रेशियो। ये किस चीज की कॉस्ट आई? ये किस चीज की कॉस्ट आई? ये आई कंबाइंड कॉस्ट। कंबाइंड कॉस्ट किस चीज की? दोनों चाय पत्ती को जब आप एक्स इज टू वाई के रेशियो में मिलाओगे उसकी। दोनों चाय पत्तियों को जब आप एक्स इज टू वाई के रेशियो में मिलाओगे उसकी कंबाइंड कॉस्ट आई ये, जो उस दुकानदार को पड़ रही है, जो उस दुकानदार को पड़ रही है। ठीक है, एक सेकेंड ना। ओके, तो ये आई कंबाइंड कॉस्ट। समझ में आया कंबाइंड कॉस्ट? दोनों चाय पत्ती को जब आप एक्स इज टू वाई के रेशियो में मिलाओगे तो उसकी जो कंबाइंड कॉस्ट उस दुकानदार को पड़ रही है, उसकी जो कंबाइंड कॉस्ट उस दुकानदार को पड़ रही है, ये वो है। बोलो समझ में आया? ओके, अब देखो। अब बच्चों मैंने ली चाय पत्ती एक्स, मैंने चाय पत्ती कॉस्ट ऑफ एक्स टी प्लस कॉस्ट ऑफ वाई टी, मैंने नाम रख दिया ना एक्स टी और वाई टी, दोनों मिला के है 7.26। दोनों मिला के है 7.26। एक्स टी मैंने कितनी मिलाई होगी? एक्स वाली जो टी है वो मैंने कितनी मिलाई होगी? तो 6.92 पर केजी में खरीद के लाया हूं, 6.92 पर केजी में खरीद के लाया हूं। ये मैंने कितनी मिलाई होगी? एक्स क्वांटिटी में मिलाई होगी। ये मैंने एक्स क्वांटिटी में मिलाई होगी, प्लस वाई टी में 7.77 के कॉस्ट में खरीद के लाया हूं, 7.77 के कॉस्ट में खरीद के लाया हूं। और ये मैंने वाई क्वांटिटी में मिलाई होगी। ये क्वांटिटी तो पता लगाना है, ये क्वांटिटी तो पता लगाना है। तो ये वाली चाय पत्ती मैंने इस क्वांटिटी में मिलाई है, प्लस ये वाली चाय पत्ती मैंने इस क्वांटिटी में मिलाई है। और ये दोनों को जो मैं मिलाऊंगा तो उसका जो टोटल आएगा, उसका जो टोटल आएगा वो आएगा 7.26। वो आएगा 7.26।
फटाफट से बताओ ये समझ में आया क्या? पिया, यही बता रहा था मैं, यही बता रहा था। ये सबको समझ में आया? बताओ यस और नो। कंबाइंड कॉस्ट आ रही है दोनों चाय पत्ती को मिलाने के बाद, दोनों चाय पत्ती को मिलाने के बाद जो कंबाइंड कॉस्ट आ रही है वो है 7.26। दोनों चाय पत्ती, कॉस्ट ऑफ एक्स कॉस्ट ऑफ वाई, कॉस्ट ऑफ एक्स कॉस्ट ऑफ वाई, दोनों चाय पत्ती को मिला लोगे तो उसकी कंबाइंड कॉस्ट इतनी आ रही है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है बताओ कितना कितना मिला रहे हो। एक्स की चाय पत्ती कितना मिला रहे हो, वाई की चाय पत्ती कितना मिला रहे हो, जिससे कंबाइंड कॉस्ट ये आ रही है। ये बताना है, ये बताना है आपको। तो एक्स चाय पत्ती का कॉस्ट है ये, इंटू कितना मिला रहे हो, प्लस वाई चाय पत्ती का कॉस्ट है ये, इंटू कितना मिला रहे हो, ये आपको बताना है। तो चलो इसको सॉल्व कर दो सॉल्व इसको। तो ये हो जाएगा 6.92 एक्स प्लस 7.77 वाई इज इक्वल टू 7.72। बोलो यस और नो। हाँ, बेसिकली कुछ बच्चे बोल रहे हैं भैया यहां से तो ऑप्शन से गेम चल जाएगा। हाँ, यहां से आप ऑप्शन से खेल सकते हो। ये तो आपको पता चल गया एक्स और वाई। अब ये एक्स और वाई की वैल्यू आपको ऑप्शन में गिवन होगी, तो यहां से आप ऑप्शन से खेल सकते हो बड़े आराम से, कोई दिक्कत यहां पर आपको नहीं आएगी ऑप्शन से खेलने में। इसको सॉल्व कर दो। हाँ, यहां से तो अब इसके बाद से एमसीक्यू, क्योंकि एग्जाम एमसीक्यू ओरिएंटेड है यार, तो वैसा भी सोचोगे तो हाँ एक्स और वाई की वैल्यू दे रहेगी, उसको आप सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा। जैसे यहां पर देखो क्या दी हुई है, एक्स और वाई की वैल्यू आई है 3:2, तो 3:2 को यहां पर डाल के देखो आंसर आ जाएगा। एक्स की जगह 3 डाल दो, वाई की जगह 2 डाल दो, मत लगाओ दिमाग, मत करो सॉल्व, ठीक है मत करो सॉल्व। हाँ 7.26 है ये, मत करो इसको सॉल्व, इसको सॉल्व मत करो। एक्स और वाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में इस प्रकार दी होगी, 2 3 3 2 1 4 4 1 कुछ भी दी होगी, आपको ऑप्शंस यहां पर पुट कर करके चेक कर लेना है बस। तो यहां पर एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके एक बार चेक कर लो यही आंसर आ रहा है। अगर आ रहा होगा तो डन डना डन, फटाफट से बताओ। यही ऑप्शन अगर आंसर आ रहा है तो काम खत्म, खत्म बेटे खत्म। आ रहा है, फटाफट से चेक करो। हाँ लो, नोटिंग कर लो जिसको करना है, और एक बार चेक करो 3:2 में आंसर आ रहा है। अच्छा हाँ, एक सेकंड एक सेकंड, 36.3 क्यों आ रहा है? हाँ एक मिनट ना, क्यों आ रहा है मैं बता रहा हूँ, रुको। एक सेकंड एक सेकंड। हाँ, ये देखो, ये वाली जो कॉस्ट है ये कंबाइंड कॉस्ट है, दोनों की कंबाइंड कॉस्ट है, ठीक है। तो कंबाइंड कॉस्ट मतलब एवरेज, एवरेज कॉस्ट ऑफ बोथ द चाय पत्ती, दोनों चाय पत्ती का एवरेज कॉस्ट निकालोगे तो आता है। तो आपको इसको डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई भी करना है, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई भी करना है, ठीक है। डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी भी करना है, दैट इज एक्स प्लस वाई, है ना। तो ये एक चीज हमसे मिस हो गई, डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी भी तो करना पड़ेगा ना। दिस इज द एवरेज कॉस्ट, दिस इज नॉट द टोटल कॉस्ट, दिस इज द एवरेज कॉस्ट पर केजी, दिस इज द एवरेज कॉस्ट पर केजी। तो एवरेज कॉस्ट कैसे निकलती है? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी से। हाउ टू फाइंड एवरेज कॉस्ट, हाउ टू फाइंड एवरेज कॉस्ट? टोटल कॉस्ट को टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करने से निकलती है। तो टोटल कॉस्ट तो हमने ऊपर ले ली, ये चाय पत्ती का कॉस्ट इनटू क्वांटिटी
प्लस ये चाय पत्ती का कॉस्ट इंटू क्वांटिटी, डिवाइड करोगे टोटल क्वांटिटी ऑफ बोथ द चाय पत्ती से, तब वो एवरेज कॉस्ट आएगी। ठीक है, ओके, तो ये एक मिस हो गया था मेरे से, माय फॉल्ट, इसको नोट कर लो। ओके, डन। अब मेरे को एक बार प्लीज बताओ बच्चों, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एलडीआर भी है, तो कहीं पर भी डाउट है तो पूछो। आई एम रेडी टू इन्वेस्ट टाइम इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, कहीं पर भी डाउट है तो पूछो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। नॉर्मली कैसे सॉल्व होगा? नॉर्मली तो ऐसे ही सॉल्व होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके होगा नॉर्मली सॉल्व। अच्छा, ये वाला सॉल्यूशन ना इग्नोर कर देना, ये ना बेसिकली इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किया है सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन मुझे मजा नहीं आया देख के पर्सनली। ठीक है, मुझे सॉल्यूशन देख के पर्सनली मजा नहीं आया, बहुत बहुत हॉचपॉच तरीके से सॉल्व हुआ है। तो ये सॉल्यूशन आप कृपया करके इग्नोर करें, और जो सॉल्यूशन मैंने यहां पर आपको दिया है इस सॉल्यूशन पे फोकस करें। ठीक है, ओके, चलो एक बार स्टार्टिंग से फिर से रिपीट कर देते हैं ताकि बच्चों को मन में कॉन्फिडेंस रहे। देखो, सबसे पहले एक्स टी, कॉस्ट ऑफ एक्स टी और कॉस्ट ऑफ वाई टी हमको क्वेश्चन में अलग अलग गिवन है पर केजी। ठीक है, पर केजी। ओके, हमको दिया है इन दोनों का जो कंबाइंड वर्जन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई टी का सेलिंग प्राइस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई टी जो दिया हुआ है वो दिया है 8.80। प्रॉफिट ऑन सेल्स दिया हुआ है 17.5%। तो कॉस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई टी पर केजी, ये सारे रेट पर केजी दिया हुआ है ना, तो 8.8 सेलिंग प्राइस है, इसमें 17.5% हम प्रॉफिट कमाते हैं, तो सीधा 8.8 में से 17.5% आप माइनस कर दोगे, तो ये आ जाएगा 7.26 पर केजी कॉस्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमको कॉस्ट टू सेल, सेल्स टू कॉस्ट नहीं करना पड़ा, क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस दिया है और डायरेक्टली प्रॉफिट ऑन सेल्स दिया हुआ है, तो थैंक यू सो मच क्वेश्चन हमारा काम आसान करने के लिए। सेलिंग प्राइस दिया और डायरेक्टली प्रॉफिट ऑन सेल्स दिया हुआ है, तो इससे इसको डायरेक्टली माइनस कर दो, 8.8 माइनस 17.5%, कैलकुलेटर में करोगे 8.8 माइनस 17.5%, कैलकुलेटर में करोगे 7.26 कॉस्ट पर केजी आ गया एक्स और वाई टी के कॉम्बिनेशन का। हमको बताना है एक्स और वाई टी किस रेशियो में मिलाया गया है इस कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए, किस रेशियो में मिलाया गया दोनों को। तो कॉस्ट ऑफ टी एक्स कैसे निकलेगा? पर केजी का रेट 6.92 इंटू क्वांटिटी को मैंने एक्स एज्यूम कर लिया। ठीक है, क्वांटिटी इज एक्स, इट इज क्वांटिटी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ टी वाई इज इक्वल टू 7.77 कॉस्ट इंटू वाई, इट इज क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ वाई है ये, तो ये क्वांटिटी ऑफ एक्स, क्वांटिटी ऑफ वाई, ऐसे भी लिख सकते हो तुम लोग, क्वांटिटी ऑफ एक्स, क्वांटिटी ऑफ वाई। ठीक है, तो ये आ गई कॉस्ट। ओके, सो व्हाट इज गोइंग टू बी द टोटल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स एंड वाई कॉम्बिनेशन 6.92 एक्स, इसको हमने एक्स एज्यूम कर लिया ना, इसको हमने एक्स एज्यूम कर लिया, प्लस 7.77 वाई, इसको हमने वाई एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो ये हो गई टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। और हमको कंबाइंड कॉस्ट पता है पर केजी इतनी है, कंबाइंड कॉस्ट हमको पर केजी पता है इतनी है, तो बताओ कंबाइंड कॉस्ट पर केजी कैसे निकलोगे, कैसे निकालोगे? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी करोगे।
टोटल जितनी भी कॉस्ट होती है डिवाइड करोगे टोटल क्वांटिटी जो आपने मिक्स की है, तो कंबाइंड कॉस्ट पता चल जाएगी पर केजी। पर केजी निकालने के लिए क्वांटिटी से डिवाइड करना पड़ेगा ना, पर केजी आपको निकालना है कि 1 किलो का भाव कितना है आपको निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ केजी से डिवाइड तो करना पड़ेगा। तो टोटल कॉस्ट हमने लिया बच्चों 6.92x प्लस 7.77y अपॉन टोटल क्वांटिटी x प्लस y इज इक्वल टू हमको ये दिया हुआ है 7.26 हमने निकाला है बेसिकली। अब मैंने कहा यहीं से तुम लोग ऑप्शन से खेल सकते थे, ठीक है, पर अगर सॉल्व करना है तो नॉर्मली आप सॉल्व करोगे 6.92x प्लस 7.77y इज इक्वल टू 7.26x प्लस 7.26y। तो ये x उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 7.77 माइनस 7.26, तो वी आर गेटिंग 0.51y इज इक्वल टू 7.26 डिवाइडेड बाय माइनस 6.92, ये हो जाएगा 0.34x। तो x अपॉन y का रेशियो आ जाएगा 0.51 अपॉन 0.34, यानी सिंपल शब्दों में 51 अपॉन 34। आई थिंक ये दोनों 17 की टेबल में आते हैं। हाँ, तो 17 3 जा 51, 17 2 जा 34, 3/2 इज द आंसर। अब बताओ एब्सोल्युटली क्लियर है क्या? हाँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अभिषेक बताओ एब्सोल्युटली क्लियर है? वैसे तो हम इस पॉइंट के बाद ऑप्शन से खेल लेंगे, पर अगर नहीं भी खेलना हुआ, सॉल्व भी करना हुआ, तो ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर। ठीक है बच्चों, डन? यस भैया यस, डन डनाडन। अब एक सेकेंड, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, सारे बच्चे, सारे सारे प्यारे प्यारे बच्चे इधर देखो। सुनो, सर मैं ऑप्शन से नहीं खेल पाता हूँ, कोई बात नहीं अभिषेक बेटा, हम इतनी लंबी क्लासेस हमारी चलेगी, हम आपको बहुत अच्छे से सिखाएंगे ऑप्शन से कैसे खेल सकते हो। इधर देखो प्यारे प्यारे बच्चों, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसकी हेडिंग में लिखा है कॉन्सेप्ट बिल्डर, जो कि बेसिकली सीए मॉड्यूल की क्वेश्चन है, आपको पता है ना, बता चुका हूं। कॉन्सेप्ट बिल्डर मतलब सीए मॉड्यूल वाली क्वेश्चन है, ये बेसिक बेसिक वाले क्वेश्चन से लेकर एडवांस क्वेश्चन तक ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके आने हैं बिफोर नेक्स्ट क्लास। तो देखो कितने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट हुआ है और 30 क्वेश्चन तक जा रहा है, 30 क्वेश्चन तक। हाँ, जिसको चेरी ऑन द टॉप, यस 30 क्वेश्चन तक। तो ये 30 क्वेश्चन आप सिंसियरली ट्राई करके आओगे, सॉल्व करने की आप कोशिश करोगे, उसके बाद हम क्लास में डिस्कस करेंगे। बोलो समझ में आई क्या बात? समझ में आई क्या बात? इसको एलडीआर मार्क करो, ठीक है, इसको एलडीआर मार्क करो और इसको एलडीआर मार्क करो, क्योंकि ये क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व होगा चाहे भले एमसीक्यू में आ जाए, और ये क्वेश्चन तो था ही जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, बोलो यस यस। हाउ टू फाइंड मीन प्रपोर्शन? बेटा मीन प्रपोर्शन मतलब बीच वाला, मीन प्रपोर्शन मतलब बीच वाला, ए बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी, तो ये होता है मीन। तो मीन प्रपोर्शन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी हो जाता है, तो बी इज इक्वल टू रूट ओवर ए सी, ऐसे निकलता है मीन प्रपोर्शन, हमने क्लास के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, ठीक है भैया। लास्ट वाले ने बहुत घुमाया पर लास्ट में समझ में आ गया, ओके। हाँ, मैं ग्रुप में सेंड कर देता हूँ सॉल्यूशन। मीन प्रपोर्शन डाउट क्लियर हुआ? किसका था डाउट मीन प्रपोर्शन? किसले? ओके, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा? हाँ बेटा पक्का आएगा। ईशा, मैं कोई भी क्वेश्चन एग्जाम क्लास में अगर करा रहा हूं तो वो क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस हैं। मैं अननेसेसरी कुछ भी नहीं कराऊंगा कभी, ठीक है, कभी भी मैं अननेसेसरी क्वेश्चंस आपको सॉल्व नहीं कराऊंगा। मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा वो क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस होंगे, ठीक है, बीट फ्रॉम एनीवेयर। ओके, डन। तो आप कभी भी ये मत सोचना भैया ये क्वेश्चन क्यों करा रहे हो, ये यहाँ के क्वेश्चन वहां के क्वेश्चन, सिर्फ मॉड्यूल के कराओ आगे बढ़ो, नहीं, मैं जो भी करा रहा हूँ सोच समझ के करा रहा हूँ। तुम लोग ये सोचो यार, मेरा भी तो टाइम खप रहा है ना, मेरा भी तो टाइम जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बताओ। मैं अगर तुमको 10 के जगह मैं तुमको 30 क्वेश्चन सॉल्व करा के आगे बढ़ूं, पर मैं तुमको क्यों एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा, सॉल्व क्यों कराऊंगा? मेरा भी तो टाइम जा रहा है, मैं तो ये सोचूंगा ना जल्दी से जल्दी निपटो आगे बढ़ो। इन लोगों को बोल दो मॉड्यूल के क्वेश्चन हो गए, बाय, बैच ओवर। मेरा तो बेनिफिट है ना, मेरा तो बेनिफिट है।
कि मैं मॉड्यूल के क्वेश्चन कराऊं और बोलूं बाय, हो गया मॉड्यूल का क्वेश्चन, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। पर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। मैं क्यों दुनिया भर के क्वेश्चन ला के कराऊं सॉल्व, क्यों कराऊं, क्यों? बिकॉज पर्पस ये नहीं है कि बैच खत्म करके बाय बाय कर लो, पर्पस ये नहीं है। पर्पस ये है मैथ्स में मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स लाने सारे बच्चों को, वेदर यू आर फ्रॉम मैथ्स बैकग्राउंड और नॉन मैथ्स बैकग्राउंड, आपको मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स लाने इस सब्जेक्ट के अंदर, ये पर्पस है मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, तो मुद्दा समझ लो तुम लोग, क्यों क्वेश्चन सॉल्व करेगा कोई इंसान, इतनी मेहनत क्यों करेगा, क्यों अपना गला बैठाएगा, क्यों? कुछ तो रीजन होगा। ठीक है, चलो बच्चों, तो बस आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में, जहां पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दैट 30 क्वेश्चंस जो मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दे दिए हैं, हम उसको क्लास में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।